हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे हम वो है हमारा प्राचीन समाज यानी एंसेंट सोसाइटी। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सब्जेक्ट का ये पार्ट है। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस बुक का आज हम फर्स्ट यूनिट जो है देखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लें, जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स जो हैं वो चैनल के दे दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बुक आपकी जो है वो है प्राचीन समाज यानी एंसेंट सोसाइटी। इस बुक के जो सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स आ रही हैं। पहली जो आपकी यूनिट है वो है सभ्यताओं को परिभाषित करना, इतिहास लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग और धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे कांस्य युग की सभ्यताएं, जिसमें भारत चीन पर डिस्कशन करेंगे। थर्ड यूनिट आपकी जो होगी वो भी कांस्य युग की सभ्यताएं होंगी, जिसमें आप मेसोपोटामिया, मिस्र, पारिस्थितिक संदर्भ, राजा राज्य, सामाजिक पैटर्न और अर्थव्यवस्था, कला, धर्म और संस्कृति के बारे में देखेंगे। और जो फोर्थ यूनिट होगी वो भी कांस्य युग की सभ्यता, मिनियोन, माइसिनियन, पारिस्थितिक संदर्भ, राजत्व और राज, सामाजिक पैटर्न, अर्थव्यवस्था, कला, धर्म और संस्कृति। यानी ये जो आपका प्राचीन समाज है उसमें कौन कौन सी सभ्यताओं का किस किस तरह से विकास हुआ, इस पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम देखेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी, जिसमें हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे सभ्यताओं को परिभाषित करना, सभ्यताओं का इतिहास लेखन किस तरह से हुआ, ठीक है, शहरी क्रांति क्या होती है, कांस्य युग क्या था और धातु प्रौद्योगिकी के संबंधित कौन कौन से वाद विवाद है, इन पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम सभ्यता क्या है, सिविलाइजेशन क्या होती है। क्योंकि हम प्राचीन समाज की बात कर रहे हैं तो प्राचीन समाज के संदर्भ में ही हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, जब मनुष्य शिकार और खानाबदोश जीवन को छोड़कर एक जगह बसने लगता है, खेती, व्यापार, नगर निर्माण, शासन व्यवस्था और लेखन कला विकसित करता है, तब वह सभ्यता कहलाती है। यानी अगर प्राचीन समाज की बात करते हैं तो प्राचीन समाज जो था वो बहुत सरल समाज था, और सरल समाज से जैसे जैसे वो जटिल समाज की तरफ परिवर्तित हुआ तो उसे क्या कहा गया, सभ्यता कहा गया। ठीक है, तो प्राचीन समाज के आधार पर हम एक सभ्यता की ये परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, सभ्यता की संकल्पना, लेकिन जो हमने डेफिनेशन दी या परिभाषा दी सभ्यता की, क्या वो बिल्कुल एट इज ऐसी ही थी? तो देखिए, सभ्यता का जो विकास हुआ या जो सभ्यता पनपी या सभ्यता आई, उसके पीछे जो भी कारण रहे हों उसको लेकर हमेशा वाद विवाद रहा है। अलग अलग इतिहासकारों, विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। तो इसलिए सभ्यता को समझने के लिए हमें उसकी संकल्पना को समझना भी जरूरी हो जाता है कि भाई सभ्यता शब्द कहाँ से आया और किस तरह से अलग अलग विद्वानों ने, इतिहासकारों ने सभ्यता को डिफाइन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सभ्यता की संकल्पना क्या है। तो देखिए, विद्वानों के बीच यह तय नहीं है कि सभ्यता क्या है। तो आज भी अगर हम एक परफेक्ट डेफिनेशन देने की बात करें सभ्यता की, तो विद्वान मानते हैं भाई ऐसी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन प्राचीन समाज और आधुनिक समाज को देखते हुए सभ्यता की एक परिभाषा दे दी जाती है, जो हमने अभी पढ़ी। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस विषय पर बहुत से विचार और किताबें जो हैं आज भी लिखी जा रही हैं। ठीक है, तो नई नई चीजें हमेशा जुड़ती रहती हैं जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती रहती है। तो बात करते हैं सभ्यता शब्द कहाँ से आया। तो सिविलाइजेशन जो शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द सिविलिस, सभ्य से बना है। यानी अगर हम सिविलिस की बात करते हैं, जिसे फ्रांसीसी में सभ्य कहा जाता है, इससे बना है। और यह लैटिन शब्द सिविस और सिविटस से जुड़ा है, जिसका मतलब है शहर में रहना। यानी अगर हम सभ्यता की बात कहते हैं तो अगर उसके एक शाब्दिक अर्थ में जाएं तो शाब्दिक अर्थ होता है शहरों में रहना। यानी सभ्यता का संबंध अगर देखें तो नगरीय जीवन से जो है गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम सभ्यता की बात कहेंगे तो सभ्यता कैसे पनपी या सभ्यता कैसे आई, तो जब शहरों का निर्माण हुआ, नगरीय जीवन जब समाज में आया, तो हम कह सकते हैं ये जो था सभ्यता थी, और यही सभ्यता का जो था विकास के चरण थे। तो सभ्यता की सामान्य समझ की अगर हम बात करते हैं कि सभ्यता को अगर हम एक सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करें तो क्या कह सकते हैं। तो सभ्य समाज को आमतौर पर आदिम या सरल समाज से क्या समझा जाता है, विपरीत समझा जाता है। आज के समाज में अगर सभ्यता की बात करते हैं तो आज का समाज जो है वो जटिल है,
तो जटिल समाज में आप देखते हैं भाई कला है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, ठीक है, नगर है, कानून है, प्रशासन है, तो ये सारे क्या है, जटिल समाज के उदाहरण हैं। लेकिन अगर हम पहले की बात करते हैं या प्राचीन समाज की बात करते हैं, तो पहले जो समाज होता था वो बहुत ज्यादा सरल था। ठीक है, सरल का मतलब क्या है कि पहले लोग जो थे जहां पर रहते थे वैसे ही प्रकृति के हिसाब से अपना जीवन यापन करते थे, कंदमूल खाते थे, ठीक है, और सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनमें कोई वर्ग विभाजन नहीं था, ठीक है ना, कोई ऐसा काम जो था डिवाइडेड नहीं था कि भाई ये करना है। जहां रह रहे हैं जो मिल गया खा लिया पी लिया और रह लिया, बस यही जो था सरल समाज था। ठीक है, तो पहले जो अगर सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता की जब बात करेंगे तो ये सरल समाज में नहीं आएगी सभ्यता। तो सरल समाज में कभी सभ्यता नहीं थी। जब समाज जटिल होता चला गया तो सभ्यता का भी जो है विकास होता गया। तो मानव विज्ञानी लुइस हेनरी मॉर्गन ने मानव समाज को 3 स्तरों में बांटा है कि जो मानव समाज है उसको हम 3 स्तरों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा भाई कि मनुष्य जो था पहले जंगलीपन में रहता था, तो इसकी विशेषताएं क्या थी भाई, वो शिकार करता था, संग्रहण करता था, आग का ज्ञान हुआ और सरल औजारों का जो है उपयोग करता था। यानी जीवन रक्षा प्राथमिक जो थे साधन उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां थी, यानी जो भी उनको वहां पे मिलता था उसी से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे और अच्छे से अपना जीवन चला रहे थे। उनका एक उद्देश्य था बस क्या भाई, अपने जीवन की रक्षा करना और अपना जो है खाना पीना और आराम से रहना। ठीक है, और कोई ज्यादा वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद कहते हैं जो सेकंड टाइम आता है, ठीक है ना, वो होता है बर्बरता का जो दूसरा स्तर था। बर्बरता का मतलब क्या है, इस समय जो था जो लोग थे वो जंगलों से निकल कर आते हैं, कृषि, पशुपालन, बस्तियां, धातु प्रयोग, तो इन सब चीजों की कलाएं सीखते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर सामाजिक संगठन और वर्ग व्यवस्था जो है उभर कर आती है। ठीक है, जब कोई भी कार्य होने लगते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे वर्ग विभाजन आपको देखने को मिलेगा, वर्ग व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, लोगों के काम बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं अब सभ्यता का विकास होता है, यानी तीसरा चरण जो था वो था सभ्यता का विकास, या इसे कह सकते हैं ये जो समाज था वो सभ्यता की जो थी नींव थी। तो इसमें आप देखेंगे लेखन, नगर, शासन, धर्म, कला, ठीक है, ये चीजें जो थी इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, यानी सभ्यता में आपको ये चीजें जो हैं दिखेंगी। तो ये जो टाइम पीरियड था वो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति का जो काल था। ठीक है, तो मानव विज्ञान लुइस जो हेनरी मॉर्गन है वो इस तरह से सभ्यता के विकास को 3 चरणों में बांटते हैं कि भाई 3 चरण, 2 चरणों के बाद जो तीसरा चरण था वो जो था सभ्यता का विकास था। ठीक है ना, इस समय जो है सभ्यता आई। तो सभ्यता के विभिन्न दृष्टिकोण इस तरह से विकसित हुए। तो अगर आप देखेंगे तो सभ्यता को अलग अलग इतिहासकारों ने या अलग अलग विद्वानों ने अनेक अनेक चरणों में जो है विभाजित किया, अनेक अनेक परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली परिभाषा दी है वो दी है सभ्यता की नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, कि जो सभ्यता का विकास हुआ वो विकास जो था वो नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो है वो आया। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के समय सभ्यता मानवता की प्रगति के अर्थ में प्रयोग हुआ। यानी अगर हम फ्रांसीसी क्रांति देखते हैं, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो कहा भाई मानव सभ्यता जो थी वो किस तरह से विकसित हुई, वो मानवता की प्रगति के हिसाब से जो है वो विकसित हुई थी। ठीक है, इस समय मानव को जो है ज्यादा अधिकार देने की बात की गई और मानव को ही जो है केंद्र के रूप में देखा गया कि भाई मानव समाज में रहता है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए जो उसके अधिकार है, स्वतंत्रता है, वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो सभ्यता का जो अर्थ उस टाइम विकसित हुआ। आल्बर्ट श्रिजर जो है 1923 में उन्होंने कहा सभ्यता है जहां मनुष्य हर क्षेत्र में प्रगति करता है। तो आल्बर्ट जो है वो कहते हैं भाई सभ्यता वो है जहां पर मनुष्य हर एक क्षेत्र में प्रगति करता है, चाहे वो भौतिक स्तर हो जिसमें इमारतें, सड़कें या तकनीक या मशीनें आई रूप से भी, और दूसरा नैतिक रूप से यानी विचार, व्यवहार और मूल्यों से भी। तो इसलिए सभ्यता केवल आर्थिक या तकनीक नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक प्रगति भी थी। तो जो अल्बर्ट हैं वो कहते हैं कि जो सभ्यता का विकास हुआ वो भौतिक के साथ साथ नैतिक भी था। यानी आप देखेंगे भौतिक रूप में अगर आप देखें इमारतें, सड़कें, तकनीक या मशीनों का तो निर्माण हुआ, साथ ही बौद्धिक जो क्षमता थी उस समय और ज्यादा विस्तारित हुई, जिसमें विचार, व्यवहार और मूल्य जो है प्राथमिक रूप में उभर कर आते हैं सभ्यता के विकास के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है बहुवचन रूप में सभ्यताएं, यानी सभ्यताओं को बहुवचन रूप में परिभाषित किया गया। कैसे कि सभ्यताएं शब्द यह दर्शाता है कि मानव समाज का विकास एक ही दिशा में नहीं हुआ है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न संस्कृति
और जीवन शैलियों के रूप में हुआ है। तो बहुवचन के रूप में जब हम सभ्यता की विकास की बात करते हैं तो कहते हैं भाई सभ्यता केवल एक ही दिशा में नहीं हुई, सभ्यता जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से विकसित हुई। इसलिए सभ्यताओं को हम एक रूप में नहीं देख सकते, ये बहुवचन रूप में देखनी चाहिए, यानी सभ्यता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से जो है विकसित हुई। प्रत्येक सभ्यता अपनी भाषा, कला, धर्म, शासन और मूल्य प्रणाली के कारण विशिष्ट थी। तो जितनी भी सभ्यताएं आई प्राचीन समाज के अंदर, सबकी अपनी भाषा थी, कला थी, धर्म थी, शासन थे और मूल्य प्रणालियां थीं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की सभ्यताओं का जो है विकास हुआ था। इस प्रकार सभ्यताएं शब्द मानव इतिहास की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बन गया। ठीक है, तो इस समय हम देखेंगे कि जो सभ्यता है वो विविधता और विभिन्न संस्कृतियों से बनकर जो उभरती हुई आपको दिखाई देती है। तो इस अर्थ में विद्वान जो फॉर्नेट ब्रोडेल हैं वो और ओसवाल्ड स्प्लेंगर, सैमुअल हॉन्टिंगन, अर्नोल्ड टैनेबी आदि ने मेसोपोटामिया, चीन, भारत और मिस्र जैसी प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन किया। ठीक है, तो इन इतिहासकारों ने जब मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र और भारत की सभ्यताओं का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया भाई कि जो सभ्यताओं का विकास केवल एक क्षेत्र में नहीं हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से हुआ है। तो इसलिए सभ्यताओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे बहुवचन के रूप में देखना जरूरी है। ठीक है, थर्ड जो था वो विकासवादी दृष्टिकोण था। ठीक है, ये सभ्यता को किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो सभ्यता का विकास क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस मत से जो सहमत लोग हैं वो कहते हैं भाई जो सभ्यता का विकास हुआ है वो क्रमिक प्रक्रिया है। मनुष्य ने धीरे धीरे प्राकृतिक जीवन से संगठित और शहरी सांस्कृतिक जीवन की ओर प्रगति की। यानी पहले व्यक्ति जो था वो प्राकृतिक रूप पर निर्भर था, अकेले रहता था। ठीक है, अपनी जो भी प्रकृति से उसे मिलता था उसके आधार पर जो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य जो कहाँ आया, वो आया दूसरे क्षेत्रों में जहां वो संगठित हुआ, कृषि, पशुपालन, ये सारी व्यवस्था, उसके बाद व्यापार शुरू किया। तो इस तरह से आप देखेंगे शहरी और सांस्कृतिक जीवन की ओर जो है मनुष्य क्रमिक विकास की तरफ बढ़ा था। ठीक है ना, क्रमिक विकास उसने किया। तो इस दृष्टिकोण में आप देखेंगे सभ्यता को मानव विकास की सबसे ऊंची अवस्था माना गया है। यानी जब मनुष्य ने क्रमिक विकास किया, यानी वो सरल समाज से जटिल समाज में आता है और जो उसका अंतिम चरण होता है जब वो शहरी जीवन जीने लग जाता है, तब सभ्यता जो है पूरी तरह से विकसित होती है, ऐसा माना गया विकासवादी दृष्टिकोण के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो थे चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया था जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत से ये विचार प्रभावित था। तो ये जो विकासवादी विचार है आप देखेंगे चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जब वातावरण अनुकूल नहीं रहता तो उस वातावरण में जीवित रहने के लिए उस वातावरण के हिसाब से जो भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, तभी वो जो है संसार में जीवित रहते हैं। तो इस जो सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया था उसके आधार पर ही सभ्यता को भी परिभाषित किया गया कि पहले मनुष्य जो था वो जंगलों में रहता था। ठीक है ना, पूरी प्रकृति पर डिपेंड था, लेकिन जब प्रकृति से उसे मिलना कम हुआ और वो जिंदा नहीं रह सकता था अगर वो प्रकृति पर डिपेंड रहता, तो वो कहाँ आया, वो कृषि की तरफ आया। ठीक है, और कृषि के बाद फिर वो व्यापार की तरफ आया, फिर शहरों की तरफ आया। तो इस तरह से आप देखते हैं सभ्यता का विकास हुआ। तो जो क्रमिक सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था उसे ही आप देखेंगे विकासवादी दृष्टिकोणवादियों ने भी अपने हिसाब से एडजस्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो समाज विज्ञान और मानव विज्ञान के विद्वानों ने भी माना कि मानव समाज सरल रूप से जटिल रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, यानी प्रकृति से और उसके बाद फिर जो शहरों का निर्माण हुआ है ये क्रमिक तौर पर हुआ है और जो अंतिम चरण था वही जो थी सभ्यता थी। लुइस हेनरी मॉर्गन ने यह सिद्ध किया कि मानव समाज एक ही विकास क्रम से गुजरा है। तो जो लुइस हेनरी मॉर्गन है वो भी सही यही बात करते हैं। पहले क्या था, प्राकृतिक जीवन था, उसके बाद आप देखेंगे सामाजिक संगठन उभर कर आता है, यानी पहले जंगल में रहते थे, फिर उसके बाद ये लोग खेती वगैरह करने लगे तो ये सामाजिक संगठन के रूप में हुए, और उसके बाद फिर जब ये बहुत सारे संगठन इकट्ठा हुए तो सांस्कृतिक विकास उस समय आप देखते हैं प्रगति करता है, और जब बहुत सारी संस्कृतियां आगे बढ़ती हैं तो सभ्यता का जो है वो निर्माण करती हैं। तो यह सिद्धांत मानव विज्ञान में सांस्कृतिक विकासवाद कहलाता है। तो इसे क्या कहा गया मानव विज्ञान द्वारा, सांस्कृतिक जो था सभ्यता का विकास था, यानी सांस्कृतिक विकासवाद था। ठीक है, तो विकासवादी दृष्टिकोण क्या था भाई, कि जो सभ्यता का विकास हुआ है वो क्रमिक रूप से हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है मार्क्सवादी दृष्टिकोण में सभ्यता का विकास। तो मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो सभ्यता को किस तरह से देखते हैं? तो सभ्यता का विकास ये लोग कहते हैं भाई वर्ग संरचना और उत्पादन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि भाई जब वर्ग संरचना का विस्तार हुआ और उत्पादन प्रणाली का विकास हुआ उस समय सभ्यता जो थी वो विकास में आई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया इनके द्वारा कि शिकारी खानाबदोश समाज था। सबसे पहले जब सब समान थे, निजी संपत्ति नहीं होती थी। उसके बाद आप देखते हैं स्थायी खेती वाले गांव आए, यानी अधिशेष उत्पादन हुआ जिससे संपत्ति का असमान वितरण शुरू हुआ। ठीक है, तो पहले शिकारी खानाबदोश था, सब कुछ समान था, कोई समस्या नहीं थी। दूसरी स्टेज जब आती है तो खेती शुरू हो जाती है, गांव का विकास शुरू होता है, अधिशेष बचने लग जाता है। और जब अधिशेष बचता है तो संपत्ति और जो भी सामान है उसका वितरण जो है वो असमान तरीके से होता है, सही से नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, वर्ग भेद और राज्य व्यवस्था उभर कर आती है। यानी इसके अंदर आप देखेंगे जो अमीर गरीब वर्ग बनते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे शोषण शुरू होता है और राज्य का जो है गठन होता है, और यही जो है सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, जब मार्क्सवादियों का सीधा सा कहना यह है कि भाई जब पहले जो मानव था वो खाना बदोश था भाई, तो जितनी जरूरत होती थी उतना लेता था और अपना जीवन चला रहा था। ठीक है, लेकिन जब दूसरी स्टेज आती है, जब केवल जो है आप देखेंगे जो है वनों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, ठीक है ना, खाना बदोश की जिंदगी से जीवन नहीं जी पाते थे लोग, तो इसलिए वो क्या होते हैं अगले चरण में आते हैं, यानी स्थायी खेती करने लग जाते हैं। जब स्थायी खेती करते हैं तो लोग संगठित होते हैं, और जब स्थायी खेती होती है तो अधिशेष जो है वो ज्यादा उत्पन्न होता है, और जब अधिशेष ज्यादा उत्पन्न होता है तो अधिशेष को कंट्रोल करने के लिए जो है आपस में संघर्ष शुरू होता है। ठीक है, और जब ये संघर्ष शुरू होता है तो उस समय आप देखेंगे कि जिसके पास संसाधन ज्यादा हो जाते हैं, यानी जो संसाधन जो उत्पादन अधिशेष है जो ज्यादा अपने पास रखता है उसका स्तर जो है ऊंचा हो जाता है, और जिसके पास संसाधन कम होते चले जाते हैं वो क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। ठीक है, और इसी के कारण फिर क्या होगा, जब ये प्रक्रिया चलती है तो उसी समय आप देखेंगे भाई राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, संगठन बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं भाई, राज्य की एक परिकल्पना शुरू करते हैं, उसमें एक राजा आता है जो क्या करता है जितना भी अधिशेष है उसको नियंत्रण करना शुरू करता है, और इसी से आप देखेंगे आगे क्या होता है, सभ्यता का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो थी मार्क्सवादी दृष्टिकोण था। वी गोल्डन चाइल्ड का दृष्टिकोण, तो 1930 और 40 में वी गोल्डन चाइल्ड ने जो दृष्टिकोण दिया वो जो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन्होंने और भी चीजें आगे रखी, ठीक है ना, सभ्यता के विकास के लिए। तो पहले इनके मत को समझते हैं, इनका दृष्टिकोण क्या था। तो उन्होंने मानव विकास को 3 चरणों में बांटा है। ठीक है, तो वी गोल्डन चाइल्ड जो है मानव विकास को 3 चरणों में बांटते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले जो था मनुष्य शिकारी और संग्रहकर्ता समाज था, यानी जंगली था। फिर नवपाषाण किसान समाज आया, यानी इस समय आप देखेंगे बर्बर थे लोग, यानी संगठित हो गए थे, कृषि कर रहे थे लेकिन बर्बर हो गए थे। क्यों? क्योंकि भाई अधिशेष जो था और अधिशेष के लिए लड़ाई वगैरह चलती थी, तो इसलिए ये जो समाज था वो बर्बर था। फिर उसके बाद देखें कांस्य युग समुदाय था, यानी सभ्य समाज आता है। उसके बाद कांस्य युग समाज आता है। यहाँ पर आप देखते हैं मनुष्य जो सभ्य हो जाते हैं और सभ्य के साथ सभ्यता का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो उनके अनुसार सभ्यता तभी मानी जाती है जब समाज में नगर लेखन व्यापार और राज्य व्यवस्था विकसित हुई। ठीक है, तो गोल्डन चाइल्ड क्या कहते हैं भाई, सभ्यता का विकास तभी होगा जब नगर लेखन व्यापार और राज्य व्यवस्था जो है विकसित होगी। ठीक है, तो इसलिए आज के पुरातत्व में सभ्यता शब्द केवल राज्य स्तरीय और शहरीकृत समाजों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए गोल्डन चाइल्ड कहते हैं भाई कि जो सभ्यता है वो अगर कोई समाज जो है राज्य स्तरीय है, वहां पर शहरीकरण है, तभी हम उसे एक सभ्य समाज कहते हैं, और यही जब प्रक्रिया शुरू हुई तब सभ्यता का जो था विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पुरातात्विक दृष्टि से सभ्यता की पहचान। तो पुरातात्विक जो है वो सभ्यता को किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो देखिए केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से यह तय करना कठिन है कि कोई समाज सभ्य कब बना था। ठीक है, पुरातात्विक जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, कोई भी एरिया होता है उस एरिया का उत्खनन करते हैं, वहां से जो प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर सभ्यता के विकास की बात करते हैं। तो इसी तरह पुरातत्वविदों ने जब सभ्यता की बात कही कि भाई सभ्यता कब आई, तो उसके लिए कुछ प्रमाण दिए खुदाई के आधार पर। तो क्लाउड कलखोन ने कहा कि अगर किसी समाज में नीचे दी गई 3 में से कोई 2 विशेषताएं हों तो उसे सभ्य समाज कहा जा सकता है। ठीक है, तो पुरातत्वविद
सभ्यता को किस तरह से देखते हैं, सभ्य समाज को किस तरह से देखते हैं, तो वो कहते हैं जहां पर 5,000 से अधिक जनसंख्या वाला शहर था, स्मारकीय धार्मिक या औपचारिक भवन थे, और वहां पर अगर लेखन प्रणाली थी, यानी इसमें से कोई भी अगर दो चीजें आपको उत्खनन के समय मिल रही हैं तो कहा जा सकता है वो समाज जो था वो सभ्य था। तो इन तीनों चिन्हों को इसलिए चुना गया क्योंकि पुरातात्विक खुदाई में सबसे आसानी से मिलने वाले साक्ष्य हैं। तो ये आसानी से 3 साक्ष्य मिल जाते हैं, इसके आधार पर भी हम एक सभ्य समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, ऐसा पुरातत्वविदों का जो था वो मानना था। ठीक है, अब समझते हैं सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इसमें जो है बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई, सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, तो इसको समझते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति का संबंध क्या है, तो देखिए सभ्यता और संस्कृति दोनों शब्द आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, दोनों में आप कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर भी हैं, तो दोनों एक ही नहीं है, कुछ समानताएं मिल जाती हैं इनमें और कुछ अंतर भी देखने को मिलेगा आपको। तो एक सभ्यता में कई अलग अलग संस्कृतियां होती हैं जो एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं, ये सभी मिलकर सभ्यता का निर्माण करती हैं। तो देखिए सभ्यता में अगर आप देखेंगे कई सारी जो संस्कृतियां होती हैं वो भी मिलकर एक सभ्यता का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो सभ्यता में आप अलग अलग संस्कृतियों को भी देख सकते हैं। तो सभ्यता के लोग साझा मूल्य और संस्थान अपनाते हैं जिनसे वे एक समाज के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। तो सभ्यता में क्या होता है भाई कि एक साझा मूल्य होता है, यानी सबकी एक विचारधारा होती है और एक तरह से एक संस्थान में लोग रहते हैं, तो उसके आधार पर जो है किसी सभ्यता का जो है विकास होता है। सभ्यता और संस्कृति में अगर हम अंतर की बात करें तो मानव वैज्ञानिक जिन्होंने मानव का अध्ययन किया है और नृवंश वैज्ञानिक जो जातीय समूहों का अध्ययन करते हैं, सभ्यता और संस्कृति को ये लोग जो है वो अलग मानते हैं। कहते हैं भाई सभ्यता और संस्कृति जो है दो अलग पहलू हैं। क्यों? यह विचार एडवर्ड बॉर्नेट टॉयलर ने अपनी 1874 की पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर है उसमें दिया था। क्या कहते हैं ये कि जो सभ्यता है वो मानव समाज का उन्नत या विकसित चरण है। तो भाई ये कहते हैं सभ्यता वो है जब मानव जो है अपना जो समाज का जो है विकास कर चुका है, ठीक है ना, वो एक विकसित चरण में है, तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, सभ्यता है। लेकिन वही जब वो संस्कृति की बात करते हैं तो कहते हैं किसी भी समाज की जीवन शैली, ठीक है, उनका विश्वास, उनकी परंपराएं और उनका जो व्यवहार है वो संस्कृति है। ठीक है, यानी ये बहुत पहले से चीजें चली आ रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग पाई जाती हैं। यानी हर एक क्षेत्र का जो है अपनी एक जीवन शैली होती है, विश्वास होता है, परंपराएं होती हैं और व्यवहार होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा उन्होंने, संस्कृति। वहीं समाज को क्या कहते हैं भाई, समाज जो है जब विकसित हो जाता है, ठीक है, उन्नत हो जाता है, तो वो क्या है, एक सभ्यता कहलाता है। इसलिए टॉयलर ने आदिम समाजों के लिए संस्कृति शब्द और विकसित समाजों के लिए सभ्यता शब्द का प्रयोग किया। तो टाइलर जो कहते हैं भाई जो आदिम समाज था, सरल समाज था, उस समय आप देखेंगे जो वो जो चीजें थी वो संस्कृति से जुड़ी हुई थी, तो उन्हें हम संस्कृति कहेंगे। लेकिन जब मानव समाज सभ्य हो गया, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो, यानी आधुनिक समाज की बात करते हैं वो, कि जब नगर और शहर और लेखन, प्रौद्योगिकी, ये सब चीजें जब तकनीकी रूप से विकसित हो गई तो वो जो है सभ्यता है। तो ये किसका कहना था, टाइलर का। तो सांस्कृतिक सभ्यता का एक प्रमुख भाग है और सभ्यता कई संस्कृतियों के मेल से बनती है। तो सांस्कृतिक सभ्यता, जो संस्कृति है वो सभ्यता का प्रमुख भाग है और बहुत सारी संस्कृतियां मिलकर एक सभ्यता का भी निर्माण करती हैं। ये जो है टाइलर ने अपनी बुक में कहा था। ठीक है, तो अब इनके बीच में अंतर को और अच्छे से आपको समझना है तो समझ सकते हैं आप कि संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है। तो देखिए संस्कृति क्या है, लोगों की जीवन शैली, विचार, विश्वास, कला, साहित्य और परंपराएं, ये क्या है, संस्कृति है। ठीक है, वहीं जब हम मानव की भौतिक चीजों की बात करते हैं, जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फिर देखिए जो संस्कृति होती है वो आंतरिक होती है, यानी इसे हम मन में, भावना में और नैतिकता के जुड़ाव से महसूस करते हैं। वहीं जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो ये बाहरी होती है, यानी इसमें आप वस्तुओं को देखेंगे, इमारतों को देखेंगे, तकनीकों को देखेंगे, तो ये क्या है, आपकी सभ्यता है। और संस्कृति अनुभव और परंपरा से धीरे धीरे विकसित होती है। तो संस्कृति जो होती है भाई, अनुभव और परंपराएं जैसे जैसे विकसित होती हैं वैसे संस्कृति का विकास होता है। वहीं जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो विज्ञान, शिक्षा और संगठन जब तेजी से विकसित होते हैं तो सभ्यता बनाते हैं। संस्कृति में आप देखेंगे धर्म, नैतिकता, संगीत, भाषा, कला, ठीक है, ये सारे तत्व दिखाई देंगे। वहीं जब हम सभ्यता की बात करेंगे यहाँ पे आपको विज्ञान, उद्योग, प्रशासन, नगर जीवन दिखाई देगा।
ठीक है। तो संस्कृति जो है वो धीरे और स्थायी होती है, यानी धीरे धीरे स्थायी तौर पर आगे बढ़ती है। वहीं जब आप सभ्यता की बात करेंगे तो तेज और अस्थायी रूप से बढ़ती है। ठीक है। इसमें मनुष्य को जो है बेहतर बनाना सिखाया जाता है कि मनुष्य कैसे बेहतर बन सकता है, और इसमें देखेंगे जीवन को सुविधाजनक बनाना जो है वो सिखाया जाता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं भारतीय संगीत हो गया, योग हो गया, पारिवारिक मूल्य हो गए, तो ये किसी भी एक संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है। वहीं जब हम देखेंगे परिवहन हो गया, बिजली हो गई, संचार हो गई, इमारतें हो गई, तो ये जो चीजें हैं वो सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो ये सिंपल जो है आप इनमें अंतर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं? तो ऊपर हमने जो चीजें भी देखी हैं, इतिहासकारों के जो मत देखे, विद्वानों के जो मत देखे, उन्होंने जिसको ऑब्जर्व किया, तो उसके आधार पर अगर हम कहें कि भाई सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है, तो उनको हम समझ सकते हैं कि इस समय आप देखेंगे खेती और अधिशेष उत्पन्न हुआ, यानी जब सभ्यता का विकास हुआ, जब सभ्यता आई तो उनकी विशेषताओं में एक थी खेती और अधिशेष उत्पादन। जब लोगों ने खेती शुरू की तो भोजन की मात्रा बढ़ गई, खाने से ज्यादा अनाज बचने लगा, और इससे आप देखेंगे अधिशेष कहा जाता है। ठीक है। जब खेती ज्यादा मात्रा में होने लगी तो अधिशेष जो है वो बचने लग गया, और इस अधिशेष से कुछ लोग खेती छोड़कर अन्य काम करने लगे, जैसे औजार बनाना हो गया, व्यापार करना हो गया, और धीरे धीरे कुछ लोगों के पास ज्यादा धन और शक्ति आई, जिससे वर्ग भेद बढ़ा। ठीक है। तो खेती और अधिशेष उत्पादन जो था वो सभ्यता की तरफ जो था वो पहला कदम था। ठीक है। सेकंड, सभ्यता का जन्म नदी घाटियों में हुआ है, यानी पहली सभ्यता नदियों के किनारे पैदा हुई, जैसे आप देखेंगे मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, मिस्र, नील, भारत जो था, भारत में अगर देखेंगे सिंधु सभ्यता, चीन में देखेंगे हांग हो। ठीक है। तो ये क्योंकि ये नदियों से सिंचाई, खेती और आवागमन आसान था, तो नदियां व्यापार और संपर्क के लिए जो उपयोगी भी थी, तो इसलिए भी आप देखेंगे सभ्यता का जो जन्म हुआ वो नदियों के किनारे ही आप देखेंगे ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट, तकनीक और शिल्प विकास भी जो सभ्यता के विकास के लिए इंपॉर्टेंट था। तो खेती के लिए औजारों की जरूरत पड़ी, लकड़ी, पत्थर और धातु के औजार, इससे धातु प्रौद्योगिकी की भी बढ़ी, यानी औजारों की जरूरत थी भाई पहले लकड़ी और पत्थर का, लेकिन जब और ज्यादा खेती डीपली करनी थी तो उसके लिए आप देखेंगे धातुओं और प्रौद्योगिकी भी बढ़ी। तो उसके बाद आप देखेंगे कारीगर, लुहारों और अन्य विशेषज्ञ लोगों का वर्ग जो है वो बनने लग गया। ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे एक सभ्यता की जो थी विशेषता थी। स्थायी बस्तियां और जनसंख्या उभर कर आई इस समय। तो खेती के कारण लोग एक जगह बसने लग गए, गांव और फिर शहरों का निर्माण हुआ। जनसंख्या बढ़ने से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी, ताकि सबका प्रबंधन हो सके। तो जब भाई स्थायी बस्तियां बसी और जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी भाई प्रशासनिक व्यवस्था का होना जरूरी था। तो इसी समय आप देखेंगे राज्यों का उदय होता है और प्रशासनिक व्यवस्था उभर कर आती है समाज के अंदर। ठीक है। शिल्प और पेशे का विभाजन। तो खेती स्थिर होने के बाद कुछ लोग कारीगर, व्यापारी, पुजारी, प्रशासन आदि बनने लगे। यह श्रम का विभाजन कहलाता है और सभ्यता की पहचान माना जाता है। तो भाई इस समय आप देखेंगे खेती के बाद बहुत सारा टाइम बचता था, तो लोगों ने क्या किया भाई, और कार्य करने शुरू करे। तो उसमें आप देखेंगे कुछ लोग लुहार थे, कुछ लोग जो थे कारीगर थे, कुछ लोग पुजारी थे, कुछ प्रशासन में आ गए। तो इससे आप देखेंगे जो था आप जो वर्ग जो था वो अलग अलग काम करने लग गए। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे श्रम विभाजन हुआ, और जब हम श्रम विभाजन की बात करते हैं तो एक सभ्यता के विकास में जो है श्रम विभाजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। तो आप देखेंगे ये भी जो सभ्यता की एक विशेषता रही। फिर शहरों का विकास हुआ। तो सभ्यता शब्द शहर में रहने से जुड़ा हुआ है, तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि भाई सभ्यता जो शब्द है वो शहरों में रहने से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सभ्यता की शुरुआत घनी आबादी वाले शहरों से मानी जाती है, जो गांव से बड़े और संगठित थे, यानी जब अधिशेष ज्यादा होने लगा, ठीक है ना, नए नए वर्ग उभर कर आने लग गए, तो एक क्षेत्र में जो जनसंख्या ज्यादा विकसित होने लग गई, वहां पर सारे व्यापारिक कार्य होने लगे। ठीक है। तो इससे आप देखेंगे वो क्षेत्र जो था नॉर्मल तौर पर शासन, प्रशासन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने लगे, और यही से आप देखेंगे सभ्यता का जो है जो सभ्यता जो थी वो उभर कर आती है। तो सभ्यता जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है, शहरों से जुड़ा हुआ है। और जब शहर जो है पूरी तरह से विकसित होने लग गए, तो वही क्या करे, वही जो क्षेत्र थे वो सभ्यता कहलाए। ठीक है। लेखन का आविष्कार। तो लेखन से रिकॉर्ड रखना आसान हुआ, लोगों के काम, व्यापार, कानून और धर्म की बातें लिखे जाने लगी। इससे ज्ञान का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी तक संभव हुआ। ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे सभ्यता की एक विशेषताएं हैं, क्योंकि जब लोग शहरों में रहने लग गए, आर्थिक प्रक्रिया ज्यादा हुई, लेन देन व्यापार ज्यादा होने लगा, तो उस समय लेखन और रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी था। ठीक है। तो ये सारी चीजें उस समय आप देखेंगे विकसित होने लग जाती हैं, और हर एक काम को करने के लिए श्रम विभाजन हो जाता है। ठीक है। अगर
वो क्षेत्र जो है वो प्रशासनिक तौर पर उभर कर आता है। तो प्रशासन चलाने के लिए भाई धर्म, कानून व्यवस्था, इन सब चीजों का भी पालन किया जाने लग गया था। तो इसके लिए भी आप देखेंगे अलग अलग जो लोग थे वो काम करने लग गए। ठीक है। और जब चीजों को लिखा जाने लगा, रिकॉर्ड रखा जाने लगा, तो सेम चीज को आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफर किया जाने लगा। ठीक है। तो वो लोग भी उनका अनुसरण करने लगे। तो इस तरह से आप देखेंगे एक सभ्य समाज की जो है वो, या एक सभ्यता से जो एक सभ्यता थी वो उभर कर आती है। ठीक है। तो एक सभ्य समाज की स्थापना जो इसी टाइम होती है, और जो भी चीजें थी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है स्थानांतरित होती रहती हैं। धार्मिक और सामाजिक एकता देखने को मिलती है। तो लोगों को जोड़ने के लिए धर्म और आस्था की व्यवस्था बनी, इससे सामाजिक एकता मजबूत हुई। ठीक है। तो जो लोग एक साथ रह रहे हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई एक व्यवस्था चाहिए थी। तो उस समय आप देखेंगे धार्मिक प्रक्रियाएं ज्यादा उभर कर आती हैं, ताकि लोगों को सामाजिक एकता के साथ इकट्ठा किया जा सके, सामाजिक एकता बनाई जा सके। ठीक है। तो इस समय ही आप देखेंगे जो धार्मिक व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा प्रभावी तौर पर उभर कर आती है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं उभर कर आई। तो भाई क्योंकि एक समाज है, वहां पर लेन देन, व्यापार, ये सारी प्रक्रिया हो रही है, तो उनको चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो इसलिए आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं भी इस टाइम उभर कर आती हैं। तो राजनीतिक संस्थाएं आप देखेंगे कानून बनाना और शासन चलाना, ये व्यवस्थाएं इस टाइम उभर कर आती हैं। आर्थिक संस्थाएं, वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, तो आर्थिक संस्थाएं भी आई कि भाई कौन वस्तुओं का निर्माण करेगा, कौन उत्पादन करेगा, कौन व्यापार करेगा। तो ये सारी चीजें भी उभर कर आई। तो इससे समाज आप देखेंगे संगठित हुआ। ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां केवल अकेले तो होती नहीं है, एक समाज के अंदर होती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक संगठित तौर पर अब होने लग गई। ठीक है। तो इसे ही क्या कहा गया, सभ्यता की विशेषता कहा गया। राज्यों का गठन, इन सबको मिलाकर एक राज्य की स्थापना हुई, जहां शासन की शक्ति केंद्रित हो गई, शहर प्रशासन के केंद्र बन गए। ठीक है। तो सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए भाई एक कोई ना कोई तो होना चाहिए था। तो उसी समय आप देखेंगे राज्यों का गठन होता है, और पूरा जो प्रशासन होता है वो शहरों में एक केंद्र होता है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाने लगता है। ठीक है। तो यहीं से आप देखेंगे राज्यों का जो है गठन शुरू होता है। तो इस तरह से सभ्यता की आप देख सकते हैं ये विशेषताएं रही। यानी सभ्यता केवल खेती के कारण ही नहीं बनी, क्योंकि खेती तो बहुत पहले से हो रही थी। असल में सभ्यता तब बनी जब इंसान ने संगठन, लेखन, धर्म, राजनीति, संस्कृति को एक साथ जो है विकसित किया। ठीक है। तो खेती के साथ जो हमने ऊपर के 10 फैक्टर देखे, इन्होंने भी जो है सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। तो ये जो आपने देखे ये सारे जो थे सभ्यता की विशेषता थी। ठीक है। अब समझते हैं सभ्यता का उदय। तो जब सभ्यता के उदय की बात करते हैं भाई, इसका उदय कैसे हुआ, तो इसके लिए भी बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। तो इन मतों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वी गॉर्डन चाइल्ड का। ठीक है। तो वी गॉर्डन चाइल्ड एक प्रसिद्ध सामाजिक विकासवादी और पुरातात्विक थे। चाइल्ड ने कहा कि सभ्यता का विकास दो बड़ी क्रांतियों के परिणाम स्वरूप हुआ है, नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति। ठीक है। तो जो वी गॉर्डन चाइल्ड है, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी। ठीक है। बहुत सारे उत्खनन के काम किए, बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया। तो उसके आधार पर इन्होंने एक मत दिया कि भाई जो सभ्यता का उदय हुआ है उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण रहे थे। एक जो था वो नवपाषाण क्रांति थी, और जो दूसरी थी वो शहरी क्रांति थी। ठीक है। तो क्या कहते हैं गॉर्डन चाइल्ड, 1950 में अपने प्रसिद्ध लेख द अर्बन रेवोल्यूशन में बताया कि कृषि और अधिशेष उत्पादन सभ्यता की नींव थी। तो ये भी कहते हैं भाई जब कृषि व्यवस्था आई और अधिशेष का उत्पादन ज्यादा हुआ, ठीक है, जब ज्यादा अधिशेष बचने लग गया, तो उसके बाद ही आप देखते हैं भाई सभ्यता की जो है वो नींव पड़ती है। इन्हीं के कारण आप देखेंगे तकनीक प्रगति हुई, धन का संचय शुरू हुआ, वर्ग विभाजन बढ़ा, जिससे समाज में शहरी जीवन और संगठित राज्य की शुरुआत हुई। ठीक है। तो वी गॉर्डन चाइल्ड का कहना यह है भाई कि सभ्यता के विकास की जो नींव थी वो अधिशेष उत्पादन था, क्योंकि इस अधिशेष ने ही क्या किया भाई, लोगों को क्या किया भाई, तकनीक प्रगति के लिए प्रभावित किया कि भाई अच्छी तकनीक होगी, ज्यादा खेती होगी तो ज्यादा अधिशेष बचेगा। ठीक है। और फिर क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, आपके पास धन ज्यादा आएगा, और जब धन ज्यादा आएगा तो भाई क्या करना पड़ेगा, उस धन के को इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई, व्यापारिक गतिविधियों में करेंगे। और जब व्यापार होगा तो व्यापार केवल एक व्यक्ति तो करता नहीं है, बहुत सारे जो वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो वर्ग विभाजन, श्रम विभाजन इसी टाइम उभर कर देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे देखेंगे भाई इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई एक क्षेत्र होना चाहिए, तो इससे शहरी व्यवस्था विकसित होती है। ठीक है। तो उस पूरी शहरी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक केंद्र होना चाहिए। तो उसके बाद आप देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था उभर कर आती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो सभ्यता है वो बनती है। ठीक है।
तो नवपाषाण क्रांति समझते हैं। नवपाषाण क्रांति के द्वारा गोल्डन चाइल्ड क्या बताना चाहते हैं, तो वी गोल्डन चाइल्ड ने यह शब्द उस समय के लिए प्रयोग किया जब मनुष्य ने शिकार और फलों को इकट्ठा करने की जगह खेती और पशुपालन शुरू किया। तो नवपाषाण क्रांति किसे कहते हैं भाई? नवपाषाण क्रांति वो थी जब जो मनुष्य था वो जंगलों से निकलकर कहां पर आता है, उन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में आता है जहां पर वो क्या करता है भाई, खेती करना शुरू करता है और पशुपालन जो है वो करना शुरू करता है। अब मनुष्य प्रकृति पर निर्भर रहने की बजाय खुद भोजन उत्पादन करने लगता है। तो ये जो सभ्यता का पहला चरण था, क्योंकि मनुष्य इस समय प्रकृति पर निर्भर नहीं है, वो अपने लिए व्यवस्था खुद करने लग जाता है। तो यह परिवर्तन कहाँ हुआ? तो यह बदलाव दुनिया के लगभग 7-8 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में हुआ। ठीक है, अलग अलग भाग में एक ही समय में हुआ। ठीक है, सॉरी। तो क्या कहा गोल्डन चाइल्ड ने कि भाई जो सभ्यता का विकास था, ऐसा नहीं कहा जा सकता ये जो बदलाव थे केवल एक जगह पे हुए। तो दुनिया में 7-8 जगह पे हुए, लेकिन एक ही समय पर ये परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, चीन, मेसो अमेरिका यानी अमेरिका का मध्य भाग और एंडीज पर्वत क्षेत्र। लेकिन यह सभी जगह स्वतंत्र रूप से बिना आपसी संपर्क के विकसित हुए। तो ये कहते हैं भाई जो बदलाव हो रहे थे समाज में, ऐसा नहीं कि भाई एक ही जगह पे बदलाव हो रहे थे, 7-8 दुनिया के अलग क्षेत्रों में बदलाव हो रहे थे, जिसमें आप देखेंगे भाई मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया, चीन हो गया, ठीक है, अमेरिका के मध्य भाग हो गए, एंडीज पर्वत हो गए। तो इन सब क्षेत्रों में आप देखेंगे भाई बदलाव हो रहे थे और ये आपस में संपर्क में नहीं थे, उसके बाद भी यहाँ पर बदलाव हो रहे थे। तो इसका मतलब जो है सभ्यता का जो विकास हुआ है किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन, तो खेती के साथ साथ बहुत से तकनीक और सामाजिक बदलाव आए इस समय। औजार बनने में सुधार हुआ, पशुपालन शुरू हुआ, स्थायी बस्तियां बनी, समाज में सहयोग व संगठन बढ़ा। ठीक है, जैसा हमने देखा था भाई अधिशेष अगर उत्पादन करना है तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती ही थी। ठीक है, तो मनुष्य अब मौसम, बीज और सिंचाई को समझने लगा। यह सब विज्ञान और तकनीक की दिशा में कदम था। ठीक है, तो भाई मनुष्य को अब किस पे डिपेंड रहना था? खेती पे डिपेंड रहना था। तो खेती पे डिपेंड रहना है तो खेती के लिए उन्हें तकनीक सीखना जरूरी था, मौसम को समझना जरूरी था, सही बीज को समझना जरूरी था। ठीक है, और सही हथियारों को, ठीक है ना, औजारों को समझना जरूरी था जिससे वो उत्पादन कर सके। ठीक है, तो यही तकनीकें जो थी वो बाद में क्या था, एक वैज्ञानिक सोच और तकनीक की दिशा में कदम साबित हुई। ठीक है, शहरी क्रांति के बारे में क्या कहते हैं गोल्डन चाइल्ड? तो नवपाषाण क्रांति के बाद जब उत्पादन और जनसंख्या बढ़ी तो लोगों ने बड़े शहरों और शहरों में रहना शुरू किया। यही परिवर्तन जो था शहरी क्रांति कहलाया। यानी नवपाषाण क्रांति में जब परिवर्तन आते हैं, मनुष्य अधिशेष का ज्यादा उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी तकनीकों को उसने सीख लिया है। तो उसके बाद क्या होता है भाई, उस अधिशेष को कहाँ लेकर आना है? ऐसी जगह लेकर आना है जहां पे उसको बेचा जा सके। ठीक है, तो उसका यूज किया जा सके। तो वो अधिशेष जब कहाँ पर आता है, ऐसी जगहों पर आता है, तो वहां पर आप देखेंगे श्रम विभाजन होता है। ठीक है, लेन देन ज्यादा होता है। तो वो क्षेत्र जहां पर है उस क्षेत्र में आप देखेंगे शहरी विकास होता है, यानी शहरी क्रांति आती है। तो गॉर्डन चाइल्ड का दृष्टिकोण था, वो कहते हैं, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा शहर की सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा कारण था। तो भाई जो शहरी क्रांति थी उसका मेन कारण क्या था भाई? नवपाषाण क्रांति। क्यों? कि उस समय उत्पादन बढ़ गया था, तकनीकें बढ़ गई थी। उनके अनुसार शहरों के निर्माण के साथ साथ नई आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक वर्ग और शासन संस्थाएं विकसित हुई। तो कहते हैं भाई कि जब अधिशेष उत्पादन हो गया, जब व्यापार की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस समय आप देखेंगे आर्थिक गतिविधियां शुरू होती हैं। जब आर्थिक गतिविधियां शुरू होती हैं तो वहां पर नए नए, जहां पर भी ये चीजें होंगी वहां पर नए सामाजिक वर्ग उभर कर आएंगे। आज के टाइम में भी अगर आप शहरी व्यवस्था देखते हैं तो आपको अलग श्रम विभाजन देखता है, सब कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, एक जैसा काम नहीं करते। तो सेम उस समय भी यही चीजें हुई। ठीक है, जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ी तो समाज में नए नए कार्य और नए नए श्रम वर्ग जो है उभर कर आने लगे। ठीक है, और इसी समय क्या होगा भाई, नए सामाजिक वर्ग उभर कर आएंगे। तो इन सब सारी संस्थाओं को चलाने के लिए भी भाई कोई ना कोई तो केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे बहुत सारी जो संस्थाएं जो है विकसित होती हैं ताकि इन सब चीजों को अच्छे से चलाया जा सके और मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो शहर अब व्यापार, प्रशासन और संस्कृति के केंद्र बन गए। ठीक है, तो अब शहरों में क्या होने लग गया भाई? व्यापार होने लग गया। ठीक है ना, लोगों को कंट्रोल करना है तो प्रशासन व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, तो एक साथ अगर लोग रह रहे हैं तो जो उनके मूल्य हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके संपर्क हैं, वो क्या करते हैं भाई? सांस्कृतिक विकास करते हैं। यानी जब लोग एक अ, इकट्ठा रहते हैं, ठीक है, एक जगह रहते हैं, तो उनके जो भी विचार हैं, मूल्य हैं, जो भी उनकी धर्म है, भाषा है, ठीक है ना, वो सारी क्या होती है? सांस्कृतिक रूप से विकसित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं कब हुई? जब शहरी क्रांति आती है। ठीक है, नेक्स्ट खुदाई से प्रमाण। तो जो वी गोल्डन चाइल्ड थे वो शहरी क्रांति को जो
सही बताते हैं उसके लिए वो प्रमाण क्या देते हैं। उन्होंने एक शहर की खुदाई करी, तो चाइल्ड ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए 1920 के दशक में उर नामक स्थल की खुदाई से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों को उपयोग किया, और यह स्थान मेसोपोटामिया की पारंपरिक शहरी सभ्यता का उदाहरण था। तो जब उर नगर की खुदाई करी तो वहां पर उन्होंने देखा भाई कि यहाँ पर जो बहुत अच्छी प्रशासनिक और शहरी जो विशेषताएं थी, ठीक है, तो उन्होंने वो सारी चीजें पाई जो एक शहर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उरनगर में। तो उसके उदाहरण पर उन्होंने बताया कि भाई सभ्यता का जो विकास है, वो जो सभ्यता जो कहते हैं कि भाई शहरी सभ्यता थी, वो जो भी वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, व्यापार होता है, या जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं इकट्ठा होकर काम करने लग जाती हैं, तो वही जो होता है सभ्यता का विकास का अंतिम चरण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने उरनगर में बताने का प्रयास किया। किसने? वी गोल्डन चाइल्ड ने। ठीक है, इसलिए उनका सिद्धांत केवल कल्पना पर नहीं बल्कि वास्तविक पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित था, जो उनके पहले के विद्वानों से अलग बनाता है। तो उन्होंने भाई जो भी प्रमाण दिए, तो पहले भी ये सारी चीजें रही थी, बहुत सारे विद्वानों ने बात कही थी, लेकिन उरनगर की खुदाई के बाद जो भी पुरातात्विक प्रमाण थे उसके आधार पर जो भी गोल्डन चाइल्ड ने कहा उसको सत्य प्रमाणित करने का प्रयास किया उन्होंने। ठीक है, कि जो उन्होंने कहा है वो ऐसे ही नहीं है, ये वास्तविक तौर पर था, ये उन्होंने जो है उर की खुदाई करके बताया। नई सामाजिक संरचना, तो शहरों के विकास के साथ कारीगर, विशेषज्ञ, कामगार बने, धातु विज्ञान का विकास हुआ, और समाज में नए वर्ग जिसमें आप देखेंगे पुजारी, प्रशासन, व्यापारी आदि पैदा हुए। ठीक है, तो जब नगर जो होता है वो शहरीकृत हो जाता है, तो वहां पर आप देखेंगे भाई नई सामाजिक संरचनाएं उभर कर आती ही आती हैं। ठीक है, जब श्रम विभाजन होगा, वर्ग विभाजन होगा, कामों का विभाजन होगा, तो सब कोई ना कोई काम करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे समाज में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे भाई कारीगर भी उभर कर आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो ऐसे लोग होंगे जो कुशल भी होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है सामाजिक संरचना के आधार पर जो है विकसित होती हैं शहरों में। टाउन प्लानिंग रिव्यू, अपने प्रसिद्ध लेख टाउन प्लानिंग रिव्यू में गॉर्डन चाइल्ड ने शहरों के विकास की 10 प्रमुख विशेषताएं बताई। ठीक है, तो जो वी गॉर्डन चाइल्ड है वो कहते हैं भाई जो शहरों का विकास हुआ उसकी 10 प्रमुख विशेषताएं थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे यह हमारे बदलाव, खेती से लेकर शहरों, व्यापार और शासन तक सभ्यता के उदय की दिशा में कदम था। तो उन्होंने कहा भाई जो शहरों का विकास हुआ, शहरों का विकास ही सभ्यता का विकास था। तो इसके टोटल उन्होंने 10 जो विशेषताएं बताई कि भाई ये जो 10 विशेषताएं थी किसका कारण बनी? सभ्यता के विकास का कारण बनी। ठीक है, तो एक शहर की जो 10 लक्षण उन्होंने बताए थे कौन से थे? तो वी गोल्डन चाइल्ड के अनुसार शहर सिर्फ लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि यह एक संगठित सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था है। तो गोल्डन चाइल्ड क्या कहते हैं भाई कि जो हम कह रहे हैं कि शहर है, वो शहर क्या है? कोई लोगों का समूह ही नहीं है कि भाई वहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो हम उसे शहर कह देंगे। वो कहते हैं जो शहर होते हैं वहां पर आप क्या देखेंगे भाई? संगठित सामाजिक गतिविधियां होती हैं, यानी लोग संगठित तौर पर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं समाज में। ठीक है, आर्थिक व्यवस्थाएं वहां पर काम कर रही होती हैं। तो यहाँ गांव से बड़ा अधिक जटिल और व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर क्या भाई, गांव में नॉर्मल क्या है, खेती हो रही है, सब कुछ खेती या पशुपालन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम शहरों की बात करते हैं तो वहां पर केवल जो है खेती और पशुपालन नहीं होता भाई, वहां पर व्यापार भी होता है, प्रशासन भी होता है, ठीक है ना, धार्मिक क्रियाकलाप भी होते हैं। ठीक है, सामाजिक संगठित, सामाजिक तौर पर जो लोग संगठित हैं वो अपनी संस्कृति का भी जो विस्तार करते हैं, उद्योग, प्रौद्योगिकी, तकनीक पर काम किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो ज्यादा जटिल होते हैं। तो शहरों का विकास मानव समाज में नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति का प्रतीक था। ठीक है, तो मानव समाज में अगर आप देखेंगे कि जो मानव का विकास हुआ वो सामाजिक और आर्थिक क्रांति आई इस समय। ठीक है, तो सबसे पहले जो 10 लक्षण बताए हैं गोल्डन चाइल्ड ने शहर के, उनको समझ लेते हैं कौन कौन से थे। तो सबसे पहले कहते हैं भाई आकार और जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी एक सभ्यता के विकास में। तो शहरों की जनसंख्या गांवों से अधिक होती थी, यह घनी आबादी और संगठित समाज का पहला संकेत थे। ठीक है, तो आकार और जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी एक शहरी समाज में। पैसे और श्रम विभाजन होता है, अब सभी लोग खेती नहीं करते, कुछ लोग कारीगर, व्यापारी, पुजारी, सैनिक, अधिकारी बन गए, यानी काम का बंटवारा जो है आपको देखने को मिलेगा एक शहरी क्षेत्र में। ठीक है, कर और अधिशेष, तो उत्पादक लोग अपने अधिशेष का एक हिस्सा कर के रूप में देते हैं। यह कर राजा या देवता के नाम पर लिया जाता था ताकि प्रशासन और मंदिरों का संचालन हो सके। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप भाई, कर और अधिशेष की व्यवस्था शुरू होती है। कर और अधिशेष किसे दिया जाता है भाई? जो प्रशासन को चला रहा है। ठीक है, तो उसको भी पैसे की जरूरत है, उसको दिया जाता था। अब वो आप प्रशासन के लिए कह लें या देवता के नाम पर कह लें,
दिया जाता था, जिससे व्यवस्थाएं जो है अच्छे से चल सकें। स्मारकीय वास्तुकला आपको देखने को मिलेगी। शहरों में मंदिर, महल, पिरामिड, जिगुरेट जैसी विशाल इमारतें बनी। ये शक्ति संपन्नता और धार्मिक एकता की प्रतीक थी। ठीक है, तो ये जो था आप देखेंगे स्मारकीय वास्तुकला उस समय उभर कर आती है, जो अपनी प्रतिष्ठा को दिखाती है। ठीक है, और आप देखेंगे तो धार्मिकता से भी लोग जुड़ते हैं इसमें। जब बड़े बड़े आप कहेंगे मंदिर बनाए जाते हैं, तो धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं, तो लोगों को क्या होता है भाई, उनकी आस्था जो होती है और ज्यादा उनके प्रति जो है लोगों की आस्था और ज़्यादा फैलती है, और लोग उससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे भाई, जब स्मारकीय वास्तुकला आई तो उस समय जो है जो सभ्यता थी और ज़्यादा जो है विकसित होने लग जाती है। शासक वर्ग, अधिशेष और शक्ति कुछ लोगों के हाथ में आ गई। इनसे राजा, पुजारी और अधिकारी वर्ग बने, जो समाज पर शासन करने लगे। ठीक है, तो भाई अधिशेष अगर जिसके पास है, ठीक है, अधिशेष और शक्ति जो है जिसके पास होगी, तो अधिशेष था, जिसके पास अधिशेष होता है उसके पास आर्थिक संपन्नता है। ठीक है ना, उसके पास अगर उसकी आर्थिक संपन्नता अगर उसके पास है, उसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो वो क्या करेगा भाई, वो समाज में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो जब वो शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो लोग क्या होंगे, उससे कनेक्ट होंगे, उसके आधार पर कामों को करना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा भाई, जो सत्ता होगी कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगी, यानी जिसके पास ज्यादा आर्थिक शक्ति है, सत्ता जो होती है उसके हाथ में आती चली जाती है। तो उस समय आप देखेंगे राजा, पुजारी और अधिकारी वर्ग बन जाते हैं, जो समाज पर क्या करने लगते हैं, शासन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अधिशेष जिसके पास ज्यादा आएगा, शक्ति जिसके पास ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, समाज पर अपना वर्चस्व दिखाएगा। तो इसी कैटेगरी में आप देखते हैं कि एक राजा उभर कर आता है, ठीक है, जो प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहा है। एक पुजारी वर्ग आता है जो धार्मिक व्यवस्था को संभालता है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे अधिकारी वर्ग होते हैं जो राजा को प्रशासन में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो समाज जो है वो शासक वर्ग के आधार पर जो है काम करने लग जाता है। लेखन का विकास होता है, तो लेखन प्रणाली प्रशासन और व्यापार के रिकॉर्ड रखने के लिए विकसित हुई। इससे सूचना और संचार आसान हो गया। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे लेखन प्रणाली जो है वो विकसित होती है। तो लेखन प्रणाली किस लिए थी भाई, इसमें आर्थिक गतिविधियों को चलाना आसान हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना आसान हो गया। ठीक है, कानून व्यवस्था को लागू करना आसान हो गया। ठीक है, तो इसने भी क्या किया भाई, जो समाज को जो है वो सभ्यता की राह पर ले गया। विज्ञान का विकास, तो शहरों में गणित, खगोल शास्त्र और ज्यामिति का विकास हुआ। ये कैलेंडर बनाने, इमारत बनाने और लेख रखने में काम आए। ठीक है, तो अब भाई जब एक समाज चल रहा है तो इस समाज को और अच्छे से चलाने के लिए समय का होना जरूरी है, नई तकनीकों को लाना जरूरी है, ताकि भाई काम और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, और खगोल विज्ञान हो गया, ज्यामिति रचनाएं हो गई। ठीक है, यानी किस तरह से चीजों को चलाया जाए। तो इन सब चीजों के लिए आप देखेंगे लोगों की जो बौद्धिक क्षमता थी वो क्या हुई, विस्तारित होने लगी। लोग अलग अलग सोच कर चीजें सोचने लग गए। ठीक है, करने लग गए। तो इससे क्या देखेंगे आप, समाज में जो है बहुत सारे परिवर्तन भी आने लगे। ठीक है, और इसी समय आप देखेंगे लेखन कला का भी विकास होता है, कि जो भी चीजें होती थी उन सब चीजों को लिखा जाता था, रिकॉर्ड में रखा जाता था। तो इससे जो है चीजों को चलाना जो है वो आसान हो जाता था। कला की परिष्कृत शैलियां, तो शहरों में आप देखेंगे मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला में सुंदरता और सजावट आई। कला धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन गए। ठीक है ना, तो इस समय लोग शहरों में रहते थे, उन्होंने कला और मूर्तिकला का जो है विकास शुरू किया। ठीक है ना, वास्तुकला लेकर आए, जिसको धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से जोड़ा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो समाज में है और ज्यादा स्थिरता आई, समाज में और ज्यादा लोग काम करने लगे। ठीक है, समाज के अलग अलग हिस्सों का जो है इससे विकास होने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे सभ्यता के चरण में हुई, यानी सभ्यता के विकास में चरण में ये सारी चीजें होती हुई आपको दिखाई देंगी। लंबी दूरी का व्यापार, व्यापार अब दूर देशों तक फैल गया। इससे संपर्क, संस्कृति और वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ा। तो भाई व्यापार जो था किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, दूर दराज तक व्यापार होने लग गया। जब दूर दराज तक व्यापार होता है तो इसमें क्या होता है भाई, वस्तुओं के साथ साथ संस्कृतियों का भी जो है प्रचार होता है। ठीक है, तो एक देश की संस्कृति या एक क्षेत्र की संस्कृति दूसरे क्षेत्र तक जो है वो विस्तारित होती है। राज्य का संगठन, अब समाज रिश्तेदारी नहीं बल्कि राज्य और नागरिकता पर आधारित था। राज्य और प्रशासनिक संस्थाएं शासन चलाती थी, यही राज्य व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है, अब क्या हो गया भाई कि जो एक पूरा क्षेत्र है या पूरा एक समाज है, उसको चलाने के लिए भाई एक प्रशासनिक इकाई की जरूरत महसूस हुई। तो उसमें आप देखेंगे जब प्रशासन व्यवस्था शुरू होती है तो उसमें एक केंद्र राजा बन जाता है, जो पूरे क्षेत्र को चलाता है, और उस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं वो क्या बन जाते हैं, वहां के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रशासन के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी चीजें रखी जाती हैं
उसको एक नागरिक के तौर पर लोगों को स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन 10 विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि शहरों का विकास केवल भौतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक बदलावों की श्रृंखला का परिणाम था। ठीक है, तो गोल्डन चाइल्ड ने जो कहा भाई, जो सभ्यता का विकास हुआ उसके पीछे ये 10 कारण थे। तो उन 10 कारण में आप अगर आप देखेंगे तो ये नहीं कह सकते कि भाई शहरों का विकास जो था केवल ऐसा नहीं कि भौतिक परिवर्तन हुए, उसके कारण ही जो है सभ्यता आई। सभ्यता के विकास में हर एक जो चरण था वो इम्पोर्टेंट था, और हर चरण में हर एक चीज जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, चाहे वो सामाजिक गतिविधियां हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक बदलाव हो। तो इन सब की परिवर्तन के कारण ही आप देखेंगे जो सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तो इन सब में जब बदलाव आए तब धीरे धीरे चीजें और ज्यादा जटिल होती चली गई, और इस जटिल समाज ने ही क्या किया, सभ्यता का निर्माण किया। शहरों के बनने से, तो शहर जब बने तो इसमें आपने देखा शिल्प विशेषज्ञता, कर व्यवस्था, लेखन, शासक वर्ग और व्यापार नेटवर्क जैसे तत्व विकसित हुए, जिन्हें सभ्यता को क्या किया, जन्म दिया। ठीक है, तो एक सभ्यता के निर्माण में ये सारी चीजें जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चाइल्ड मॉडल की प्रतिक्रिया, तो चाइल्ड ने जो मॉडल दिया, सभ्यता के उदय की बात करी, तो इसके पीछे भाई बहुत सारी प्रतिक्रिया हुई और लोगों ने भी रिसर्च करी, बहुत सारे लोग इनकी बात से सहमत भी हुए, असहमत भी हुए। ठीक है, तो क्या प्रतिक्रिया आई जब इन्होंने ये मॉडल दिया, कौन सा मॉडल, एक तो उन्होंने क्या भाई, नवपाषाण क्रांति, और दूसरा शहरी क्रांति, इसने ही सभ्यता को क्या किया, जन्म दिया। तो इसको जो है बहुत सारे लोगों ने चैलेंज भी किया। तो गोल्डन चाइल्ड मॉडल की जो चर्चा थी उसमें क्या कहा, तो वी गॉर्डन चाइल्ड शहरी क्रांति मॉडल बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन कई विद्वानों ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को आपस में जोड़ने की कोशिश कम की गई है। तो लोग कहते हैं भाई कि ये जो बात कही गई है गोल्डन चाइल्ड के द्वारा, भाई शहरी क्रांति ठीक है, लेकिन इसमें आप देखेंगे सामाजिक और आर्थिक चीजें हैं उनको शामिल जो है वो अच्छे से नहीं किया गया है। कुछ विद्वान जो है इस तरह को जो है आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। तो प्रमुख आलोचक क्या कहते हैं, रॉबर्ट मैक एडम, पॉल वेटली और जेम्स एफ ऑसबोर्न ने बताया कि मॉडल यह नहीं बताता कि कृषि, व्यापार, कला और प्रशासन जैसे तत्व कैसे जुड़े। तो उन्होंने कहा भाई शहरी विकास की बात तो कर रहे हैं, शहरी क्रांति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कृषि, व्यापार, कला और प्रशासन जो चीजें हैं वो कैसे जुड़ी। ठीक है, तो इस चीज को लेकर क्या करते हैं, आलोचना करते हैं ये जो इतिहासकार हैं, किसकी, गोल्डन चाइल्ड की। ठीक है, तो समर्थन करने वाले क्या कहते हैं भाई, तो कॉलिन रेनफ्रू ने कहा कि चाइल्ड्स ने मॉडल में यह संबंध पहले से मौजूद है, बस उन्हें समझने की जरूरत है। तो ये भाई क्या करते हैं, जो चाइल्ड थे उनकी जो जो उनका कहना था या जो उनका मॉडल था उसका बचाव करते हुए कहते हैं कि भाई ये जो आप चैलेंज कर रहे हैं कि कृषि, व्यापार, कला और प्रशासन जैसे तत्व शामिल नहीं थे, अगर आप इनके मॉडल को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो उन्होंने हर एक चीज को अच्छे से बताया है कि भाई इन तत्वों ने भी जो है शहरी क्रांति लाई और समाज में जो है वो परिवर्तन लेकर आए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो गोल्डन चाइल्ड ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसका बचाव करते हैं। ठीक है, सीमाएं क्या है, तो आर एस एडम, शुरुआती शहरों में बड़े कृषि अधिशेष के प्रमाण नहीं है। तो भाई आर एम एडम कहते हैं कि भाई जो अधिशेष की बात करी गई है कि भाई बड़े कृषि अधिशेष बचे थे, जो एक शुरुआती चरण थे शहरी विकास का। तो अगर बड़े पैमाने पे देखें शुरुआत में तो ऐसा कोई जो बड़ा कृषि अधिशेष दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, और जैन जेकब्स कहते हैं शहर केवल खेती से नहीं बने बल्कि व्यापार और मांग के कारण विकसित हुए। ठीक है, तो वहीं जैन जेकब्स कहते हैं कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि जो शहरों का विकास खेती से हुआ, ये गलत है। ठीक है ना, जो शहरों का विकास हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि जब भाई व्यापार की मांग बढ़ी तो ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर सारी गतिविधियां हो सकें, तो उस समय जो है शहरों का निर्माण होता है। लेवेंट और अनतोलिया ने कहा क्षेत्रों में शहर लंबी दूरी के व्यापार से विकसित हुए, खेती से नहीं। ठीक है, तो वहीं लेवेंट, अनतोलिया ये भी कहते हैं भाई जो शहर आप कह रहे हैं शहरों का विकास हुआ है, तो शहरों का विकास जो है इस कारण नहीं हुआ कि भाई खेती ज्यादा हो गई और अधिशेष उत्पन्न हो गया तो उसको बेचने के लिए शहरों का निर्माण हो गया। वो इसलिए कहते हैं कि भाई जो गांव होते थे वो जो थे काफी दूर थे, और जिस जगहों पर व्यापार किया जाता था वो जगह जो थी काफी दूर थी, तो इसलिए गांव से शहर तक सामान को लाके और वहां से व्यापार करना आसान हो सके, इसलिए जो है शहरों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि लंबी दूरी थी, इस वजह से व्यापार क्षेत्र जो थे वो विकसित हुए। इससे पता चलता है कि शहरी विकास के कई अलग अलग कारण थे। तो ये नहीं कि भाई शहरी विकास सिर्फ अधिशेष के कारण हुआ, तो शहरी विकास के बहुत सारे कारण थे, कोई एक कारण नहीं था। ठीक है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। तो मॉडल को आगे बढ़ाने वाले विद्वान तो रॉबर्ट एम एडम्स, पैड्रे आर्मक्लस,
विलियम सैंडर्स ने चाइल्ड के सिद्धांत में सुधार किया है और आधुनिक पुरातत्व की मुख्य धारा में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो कुछ नए इतिहासकार हैं जो इनके मॉडल को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी रिसर्च के आधार पर जो भी कमियां हैं उनको पूरा करके इस मॉडल को और अच्छे से जो है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिक महत्व क्या है? तो देखिए, आज भी शहरी क्रांति पुरातत्व का एक मुख्य विषय है, तो आज भी इन सब चीजों पर रिसर्च चलती रहती है। ठीक है, तो अब नई तकनीकें जैसे उपग्रह चित्र, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, भू आकृति अध्ययन से शहरों के विकास और कृषि परिवर्तन को वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है। ठीक है, तो आज जो है चीजों को समझना थोड़ा आसान हो गया, टेक्नोलॉजी और तकनीकें ज्यादा आ गई हैं। ठीक है, तो और एडवांस तरीके से चीजों को समझा जा रहा है। तो इससे विद्वान वस्तुओं की संरचना, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और बेहतर से समझ पाते हैं। ठीक है, तो चीजों को समझना जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीक से और ज्यादा आसान होता जा रहा है। ठीक है, तो और अच्छी और गहराई से चीजों को समझा जा सकता है। नगर नियोजन दृष्टि, तो चाइल्ड का मॉडल टाउन प्लानिंग समझने में भी मदद करता है। उन्होंने कहा, सभी शहर एक जैसी योजना से नहीं बने थे, हर सभ्यता की अपनी शैली थी। ठीक है, तो चाइल्ड ये भी कहते हैं भाई, जो उन्होंने टाउन प्लानिंग रिव्यू में कहा था कि जो शहर थे वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विकसित हुए, सबको एक तरह से नहीं देखा जा सकता। तो इसका मतलब है हर क्षेत्र का शहर अपनी संस्कृति, जलवायु और भौगोलिक स्थिति के अनुसार विकसित हुए। तो जितने भी शहरों का विकास हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है कि भाई वहाँ की संस्कृति कैसी थी, वहाँ की जलवायु कैसी थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, तो उसके आधार पर ही उन क्षेत्रों में सभ्यता का जो है विकास हुआ है। ये कहा था गोल्डन चाइल्ड ने। ठीक है, तो नगर नियोजन दृष्टि जो थी ये थी इनकी। और आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो आज के विद्वानों का मानना है कि हर शहर का विकास कई कारणों से हुआ है। तो भाई ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही कारण जो है शहरों के विकास का महत्वपूर्ण रहे, जैसे अधिशेष उत्पादन की बात कही जा रही है। कोई एक कारण जैसे सिर्फ खेती या व्यापार शहर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। सभ्यताओं का विकास जो है वो संस्कृति, वहाँ की, वहाँ के संसाधन, पर्यावरण और समाज सभी के जो संयुक्त प्रभाव से हुआ है। ठीक है, तो सभ्यता का विकास के कोई एक कारण नहीं है, उसके मल्टीपल कारण है। बहुत सारी चीजों की वजह से सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें आप संस्कृति को भी ले सकते हैं, वहाँ के संसाधनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और पर्यावरण और समाज ने भी जो है सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। ठीक है, अब समझते हैं कि कांस्य युग में सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ। तो देखिए, मानव समाज का जो इतिहास है वो परंपरागत रूप से तीन मुख्य युगों में बांटा गया है: पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। ठीक है, तो मानव समाज का जो इतिहास रहा है या जो विकास रहा है वो इन तीन युगों से जो है गुजरा है। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो पाषाण युग क्या था, तो इसमें लोग पत्थर, हड्डी और हाथी दांत से बने औजारों का प्रयोग करते थे। सेकंड जो आपका आता है वो कांस्य युग तब शुरू हुआ जब मनुष्य ने तांबा और टीन को मिलाकर धातु के औजार बनाने की कला सीखी। यह तकनीकी विकास का जो एक महत्वपूर्ण दौर था। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे तकनीक विकास जो है वो शुरू होता है। थर्ड फेज जो है वो है आपका लोह युग। इसमें लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा, जिससे उत्पादन, खेती और युद्ध क्षमताओं में जो है वो बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, तो बात करें अगर हम इन तीनों चरणों में से कांस्य युग की, तो मानव सभ्यता के विकास का एक छोटा परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने आगे शहरी सभ्यताओं के उदय की नींव रखी। ठीक है, यानी अगर हम शहरी सभ्यताओं की नींव की बात करते हैं, कहाँ से शहरी सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ, तो वो जो चरण था वो दूसरा जो था आपका कांस्य युग। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है तकनीकी विकास शुरू होता है। तो पृष्ठभूमि समझते हैं कांस्य युग की। तो तांबे का उपयोग कुछ क्षेत्रों में लगभग 6500 ईसा पूर्व से हो रहा था, लेकिन कांस्य, जो तांबा और टीन की मिश्रित धातु है, का प्रयोग दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। यह वह समय था जब मानव सभ्यताएं अपने उत्कर्ष पर पहुंची। मेसोपोटामिया, मिस्र, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की सभ्यताएं जो थी अपने शीर्ष पर तब पहुंची जब कांस्य युग की शुरुआत होती है। इसी काल में पहले नगरों की स्थापना हुई, लेखन प्रणाली का विकास हुआ, संगठित राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर आपको उभरती दिखाई देगी, लंबी दूरी के व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है इसी फेज में आपको शुरू होता दिखाई देता है। कांस्य युग का अर्थ क्या है, तो देखिए, कांस्य युग वह समय था जब तांबा और टीन से बने औजार, हथियार और आभूषण प्रमुख थे। ठीक है, तो कांस्य युग किसे कहा गया भाई, इस समय आप देखेंगे तांबे और टीन से बना जो था औजार हो गया, ठीक है ना, आभूषण हो गए, हथियार हो गए, ये काफी प्रमुख थे। पुरातत्वविद पीटर नॉर्थ ओवर 1988 के अनुसार कांस्य युग उस अवधि को दर्शाता है जब इन धातुओं का उपयोग अधिकांश औजारों के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम कांस्य युग की बात करते हैं तो ये वो समय था जब सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं धातु का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है, औजारों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, कौन कहते हैं ये,
ये पीटर नॉर्थ ओवर ने कहा था 1988 में। यह तकनीकी विकास का एक मौलिक चरण था जिसने मानव समाज को नई दिशा दी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तकनीकी विकास का जो है ये मौलिक चरण था, इसी समय आप देखेंगे तकनीक की शुरुआत होती है जब कांसा बनाया जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फेज था मानव समाज के विकास के लिए। तांबा और टीन की उपलब्धता, तो कांस्य स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता था, इसे बनाने के लिए तांबा और टीन को मिलाना पड़ता था। यानी कांसा किससे बनता था भाई? जब हम तांबे को और टीन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। तो टीन बहुत दुर्लभ था, जबकि तांबा जो था सीमित क्षेत्रों में पाया जाता था। तो टीन तो भाई बहुत ही दुर्लभ था, लेकिन फिर भी तांबा जो है कुछ सीमित क्षेत्रों में मिल जाता था। तो इसलिए इन धातुओं को लाने के लिए लंबी दूरी के व्यापारिक नेटवर्क बने, जिससे अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़े। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि भाई तांबे को और टीन को इकट्ठा करने के लिए भी जो है लंबी दूरियां तय करनी पड़ रही हैं। और जब एक क्षेत्र की संस्कृति दूसरे क्षेत्र से मिलती थी तो उस समय भी आप देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं समाज में इनके कारण भी। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, कांसे का प्रयोग उत्पादन और सामाजिक जीवन दोनों में गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रभाव आपको कांसे से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तांबा और टीन की प्राप्ति समाजों के लिए अत्यावश्यक हो गई, जिससे व्यापार और विनिमय प्रणाली विकसित हुई। ठीक है, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धातु बन चुकी थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, लोग लंबी लंबी दूरियां तय करने लग गए थे। जब लंबी दूरियां तय करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाते थे, तो उनके जो भी व्यापार और विनिमय प्रणाली थी वो काफी ज्यादा जो है सुदृढ़ हुई और काफी ज्यादा व्यवस्थित भी होनी शुरू हुई। किसके कारण? तांबे और टीन के कारण। ठीक है, इस प्रणाली को नियंत्रित करने वाला एक नया अभिजात वर्ग उभरा जो पहले से अधिक शक्तिशाली बन गया। ठीक है, तो इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए भाई एक वर्ग उभर कर आता है जो इस पूरी व्यापार और वाणिज्य को कंट्रोल करना शुरू करता है, और इस व्यापार के कारण वो और ज्यादा क्या होता है, समृद्ध हो जाता है। सैरिन रत्नागर रत्नागर का दृष्टिकोण अगर देखें तो उन्होंने कहा कि कांस्य युग की सभ्यताएं, विशेषकर प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं, धातुओं पर निर्भर थीं। ठीक है, यानी अगर हम देखें जो कांस्य युग की जितनी भी सभ्यताएं आप देखेंगे जो विकसित हुई, वो सारी की सारी जो प्राचीन नदियों पर ही आपको दिखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि व्यापार जो था इन क्षेत्रों में बहुत आसान हो जाता था। लेकिन धातुएं दुर्लभ थी और दूर तक कम विकसित क्षेत्रों से लानी पड़ती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई धातुएं दुर्लभ थी और लाना पड़ता था इनको बहुत दूर दराज इलाकों से। तो इसलिए ये सभ्यताएं आर्थिक रूप से परस्पर निर्भर हो गईं, ना केवल विलासिता की वस्तुओं के लिए बल्कि बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी। तो आप यहाँ पर देखेंगे भाई कि जो विलासिता की वस्तुएं हैं, यानी जो महत्वपूर्ण महंगी वस्तुएं हैं, उसके साथ साथ कुछ जो जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, जो बुनियादी चीजें हैं, वो भी जो है लोगों से कनेक्ट हो गई। यानी उन चीजों के लिए भी लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। कांसा युग के अगर स्रोत देखें आप, तो कांसा युग के अध्ययन के लिए हमारे पास दो प्रमुख प्रकार के स्रोत आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है एक लिखित साक्ष्य होता है, और दूसरा जो हमारे पास है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य क्या है? इस काल में लेखन प्रणाली का विकास हो गया था। ठीक है, अगर हम कांस्य युग की बात करते हैं तो इस समय आप देखेंगे लेखन प्रणाली की जो है शुरुआत हो चुकी थी। मेसोपोटामिया में आप देखेंगे यूनिफॉर्म लिपि, और मिस्र में आप देखेंगे चित्र लिपि का प्रयोग में लाई जाने लगी थी इस समय। तो इन लेखों से हमें उस समय के प्रशासन, व्यापार, धर्म और समाज की जो है वो जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इनसे हमें पता लगता है भाई कि जो कांसा वगैरह था उसका इस्तेमाल जो शुरू हो चुका था। ठीक है, और इसी समय हमें प्रशासन, व्यापार और धर्म के और समझ की जानकारी भी इन पुरातात्विक स्रोतों से जो लिखित स्रोत है उनसे मिल जाती है। हड़प्पा सभ्यता का लेखन अभी तक अपाठ्य है, इसलिए इसके बारे में जानकारी वस्तु और अवशेषों से ही मिलती है। ठीक है, लेकिन हड़प्पा के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें लिपि तो मिली है। ठीक है, लेखन प्रक्रिया यहाँ पर भी होती थी, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए हम हड़प्पा के बारे में जानकारी के लिए केवल वस्तु और जो अवशेष हैं उसके साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिखित साक्ष्य हैं जो हमें बताते हैं वहाँ के प्रशासन, व्यापार और धर्म समाज के बारे में। वहीं दूसरा जो आते हैं वो आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो खुदाई में मिले औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मूर्तियां और स्मारक वस्तुकला इस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें मिलती हैं इनसे हम उस काल की संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें दफनाने की शैली और कब्रों की सामग्री से समाज में धन, संपत्ति और वर्ग भेद का पता चलता है। ठीक है, तो अगर हम दफनाने की शैली का इस्तेमाल करें तो हमें क्या देखने को मिलता है भाई कि अगर दफनाए गए व्यक्ति को बहुत ही शानो शौकत से दफनाया गया है तो हमें पता लगता है भाई ये धनी वर्ग का व्यक्ति रहा होगा। वहीं साधारण तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति को दफनाया हुआ देखते हैं तो कहते हैं भाई ये गरीब वर्ग का रहा होगा। तो साथ साथ रिचुअल भी होते थे उनके। ठीक है ना, तो वो क्या करते थे भाई, दफनाने के साथ साथ बहुत भोग और विलास की वस्तुओं को भी उसके अंदर दफनाते थे। तो उस समय भी हमें ये सारी चीजों का पता लगता है कि भाई समाज कैसा था। ठीक है ना,
तो धन संपत्ति क्या थी और वर्ग भेद किस तरह से था, ये सारी चीजें भी जो हमें पता लगती हैं। ये साक्ष्य बताते हैं कि समाज में कुलीन वर्ग और कामकर वर्ग दोनों मौजूद थे। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि भाई दोनों तरह के लोग थे। तो कुलीन वर्ग यानी पैसे वाले भी थे और साथ में आप देखेंगे जो मजदूर वर्ग वो भी आपको देखने को मिलते हैं इन साक्ष्यों से। लकड़ी कपड़ा जैसे कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो गए हैं, लेकिन धातु और मिट्टी के बने अवशेष अब भी टिके हुए हैं। ठीक है, तो आज भी धातु और मिट्टी के अवशेष मिल जाते हैं। तो उस समय पता लगता है कि भाई जो धातुएं थी वो अगर ज्यादा महंगी है तो कह सकते हैं भाई उनका उपयोग जो है अमीर वर्ग लोग ही करते होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो था आप देखेंगे वर्ग विभाजन था। ठीक है, कांस्य युग का महत्व क्या है, तो तकनीकी उपलब्धि की बात करते हैं तो मनुष्य ने पहली बार धातु को गर्म करके उसके गुण बदले। ठीक है, तो ये एक तकनीकी बदलाव था उस समय, यानी पहली बार जो है मनुष्य क्या कर रहा है भाई, एक धातु को गर्म करके उसके गुण बदल रहा था। तो तांबा टीन मिलके क्या बनते थे, कांसा बनता था। तो पत्थर के औजारों से मजबूत और टिकाऊ थे। तो भाई जो कांसा था वो पत्थर के औजारों से ज्यादा मजबूत होते थे। धातु ढलाई तकनीक विकसित हुई जिससे औजार हथियार कला और शिल्प बने। ठीक है, अब इस समय आप देखेंगे धातु की ढलाई शुरू होती है। ठीक है, तो किसी भी चीज को आकार देने के लिए ढलाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए अगर भाई औजार बनाने हथियार बनाने हैं, ठीक है ना, कला और शिल्प के जो भी चीजें बनानी है उनके लिए ढलाई जरूरी है। तो उनके लिए सांचा बनाना पड़ता था। तो ये भी एक नई तकनीक आप देखते हैं उस समय शुरू होती है। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। धातु कर्म एक विशेष कौशल बना, कार्य विभाजन हुआ, किसान और धातुकर अलग अलग कार्य करने लगे। ठीक है, तो धातुकर्म ने क्या किया भाई, वर्ग विभाजन बढ़ाया। ठीक है ना, यानी अब आप देखेंगे कार्य विभाजन। ठीक है ना, वर्ग विभाजन और कार्य विभाजन आपको देखने को मिलता है। यानी जो किसान थे वो केवल खेती कर रहे हैं और धातु कर्म करने वाले केवल धातु का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या देखते हैं, उत्पादन और व्यापार में संतुलन आया। ठीक है ना, उत्पादन करने वाले अलग हैं और व्यापार करने वाले अलग हैं। तो इस समय आप देखते हैं संतुलन बनकर उभर कर आता है व्यापार और कृषि में। ठीक है, व्यापार और संपर्क, तो तांबा टीन हर जगह नहीं थे, इसलिए लंबी दूरी का व्यापार शुरू हुआ। व्यापार से सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजतंत्र का विकास हुआ। तो भाई व्यापार होता था, दूर दूर की यात्राएं करनी पड़ती थी क्योंकि हर जगह तांबा मिलता नहीं था। तो इससे क्या होता था, एक संस्कृति का प्रसार दूसरे क्षेत्र की संस्कृति तक होता था। ठीक है, इस चीजों को पूरे को कंट्रोल करने के लिए राजतंत्र जैसी व्यवस्थाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। चाइल्ड का दृष्टिकोण, तो चाइल्ड क्या कहते हैं, नवपाषाण युग आत्मनिर्भर था जबकि कांस्य युग पारस्परिक निर्भरता पर आधारित था। तो ठीक है, तो वी गॉर्डन चाइल्ड क्या कहते हैं भाई, नवपाषाण हमने देखा था वो क्या था भाई, आत्मनिर्भर था। पत्थर के औजार बनाने थे, हड्डियों के औजार बनाने थे, किसी पे डिपेंड नहीं था, जहां मिला वहीं से हथियारों का निर्माण कर लिया जाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं भाई कांस्य युग की, तो इस समय भाई पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी क्योंकि तांबा भाई हर जगह तो मिलता नहीं था, कांसा हर जगह तो मिलता नहीं था, सॉरी तांबा और टीन हर जगह तो मिलता नहीं था, और बिना तांबे और टीन के कांसा बनेगा नहीं। तो इसलिए लोगों को दूर दराज तक यात्राएं करना पड़ता था व्यापार के लिए। ठीक है, जिससे बहुत सारे परिवर्तन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड क्या कहते हैं भाई, ये पारस्परिक निर्भरता का जो चरण था इस टाइम, यानी ये पूरा का पूरा जो कांस्य युग था वो पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है, यानी एक दूसरे पे लोग डिपेंड थे इस समय। उन्होंने इसे धातु कर्म ज्ञान का प्रसार कहा, यानी यह तकनीक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलकर सभ्यताओं के विकास का कारण बनी। ठीक है, तो पहले कहीं से इसकी शुरुआत हुई होगी, लेकिन फिर उसके बाद जब तांबे और कांसे की जरूरत पड़ी, अलग अलग क्षेत्रों तांबे और टीन की जरूरत पड़ी, जब लोग अलग अलग क्षेत्रों में गए तो वहां पर भी ये जो तकनीक थी वो पहुंची। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि ये धातु कर्म के ज्ञान का जो प्रसार का युग था। विभिन्न प्रकार के कांस्य उपकरण, हथियार और आभूषण, तो देखिए कांस्य युग के उपकरणों की बहुत सारी विविधता थी, यानी एक ही प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के हथियार आपको देखने को मिलते हैं। तो कांस्य युग में लोगों ने तांबा और टीन की मिश्र धातु कांसे से कई प्रकार के औजार, हथियार, बर्तन और आभूषण बनाए। ठीक है, तो कांसा एक कठोर, टिकाऊ और लचीली धातु थी जिसे तेज धार वाले औजार बनाए जा सकते थे। ठीक है, तो औजार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांसे ने। ठीक है, क्योंकि ये भाई लचीले होते थे, इनको नोकीला बनाया जा सकता था। ठीक है ना, यूज के अकॉर्डिंग इसको ढाला जा सकता था, सबसे बड़ी बात ये थी। ठीक है, औजारों के प्रकार अगर आप देखें तो सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण उपकरणों का समूह सेल्ट कहा जाता था। इसमें आप देखेंगे कुल्हाड़ी होती थी, ठीक है ना, एड्ज होते थे यानी लकड़ी को काटने या तराशने का औजार, छेनी होती थी नक्काशी और बारीकी कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये हथियार बनाए गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे उस टाइम पीरियड में। ये संयुक्त औजार थे जिन्हें लकड़ी के डंडों पर लगाया जाता था। ठीक है, तो और ज्यादा फोर्स लगाई जा सके तो इनको क्या कहता था भाई, लकड़ी के डंडों को इसमें एडजस्ट किया जाता था ताकि इसे और अच्छे से काम में लाया जा सके। तो इससे क्या हुआ भाई, कृषि, लकड़ी काटने, निर्माण और शिल्पकारी में भारी सुधार हुआ। तो इसने क्या किया भाई, तकनीकी परिवर्तन ने उत्पादन क्षमता को और ज्यादा बढ़ा दिया, लोग कृषि अच्छे से करने लगे। ठीक है, लकड़ी काटना हो गया या कोई शिल्पकारी के भारी काम हो गए तो इन सब में जो है बहुत आसानी होने लगी। कांस्य युग के हथियार, तो इस युग के लोग खंजर, तलवारें और चाकू बनाते थे। यह दुर्लभ होने के कारण हथियारों में कभी कभी हड्डी
चकमक पत्थर या सींग के हिस्से भी जोड़े जाते थे। तो भाई कई बार क्या होता था कि जो धातु थी वो नहीं मिल पाती थी, दुर्लभ होती थी, तो उसको क्या किया जाता था, उसमें भाई हड्डी वगैरह और जो पत्थर वगैरह होते थे या जो भी सींग वगैरह होते थे किसी जानवर के, उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हथियार ज्यादातर आप देखेंगे युद्ध, शिकार और सुरक्षा तीनों के लिए जो उपयोगी होते थे। तो जो हथियार थे उनका मुख्य काम क्या था भाई, अगर युद्ध हो गया तो उसमें यूज हो जाते थे, ठीक है ना, शिकार करने के लिए, ठीक है, या अपनी सुरक्षा करना है तो उनके लिए ज्यादातर इन हथियारों का उपयोग किया जाता था। तो कांस्य युग की लचक और मजबूती के कारण कांसे की लचक और मजबूती के कारण यह पत्थर हड्डी के हथियारों से कहीं अधिक प्रभावी थे। ठीक है, तो कांसा जो होता था भाई उसके अंदर लचक होती थी और वो मजबूत होते थे, तो जो हड्डी के बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे, वो भाई उतने मजबूत नहीं होते थे, वो टूट जाते थे। तो उसके अगर कंपेयर में देखें तो कांसा जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो धातु बनकर उभरा उस समय यूज के लिए। आभूषण और अन्य वस्तुएं, तो कांस्य युग के लोग धातु से सजावटी वस्तुएं भी बनाते थे, जैसे आप देखेंगे अंगूठियां हो गई, पिन और ब्रोंच, लटकन और हार, कप, कटोरे और थालियां, यानी लगभग जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप देखेंगे इस समय कांसे से बनाई जाने लगी। तो धातु का प्रयोग व्यंजन पात्र, कढ़ाई जैसी वस्तुओं के निर्माण में भी किया गया। यह दिखाता है कला और सौंदर्य बोध इस युग के समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं भाई जो कांसा है उसका इस्तेमाल किसके लिए जा रहा है भाई, हथियारों के लिए किया जा रहा है, औजारों के लिए किया जा रहा है। वही हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो सौंदर्यवर्धक चीजें हैं, ठीक है ना, कला से संबंधित चीजें हैं, कांसे की वजह से इनका भी विकास होना शुरू हुआ। कांसे के लाभ क्या थे, तो कांसे ने पत्थर, हड्डी और लकड़ी की जगह ले ली, क्योंकि यह अधिक टिकाऊ और तेज धार वाले होते थे। इसे ढालकर किसी भी आकार में बनाया जा सकता था। इससे मिश्रित उपकरण जैसे हल हो गया, नौकाएं हो गए, रथ आदि भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो कांसे ने क्या है, बहुत सारी चीजों को आसान कर दिया बनाना। अभिजात वर्ग और उत्पादन नियंत्रण, तो तांबा और टीन दुर्लभ धातुएं थी, इसलिए केवल अभिजात वर्ग ही इनके व्यापार और लेन देन को नियंत्रित करते थे। उन्होंने धातु उत्पादन, शिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को संगठित किया। ठीक है ना, पूरा नियंत्रण किसके हाथ में आ गया, जो एलाइड वर्ग था, ठीक है ना, जो आप देखेंगे भाई अभिजात वर्ग था जिसके पास धन संपदा थी, तो उसने पूरे इस व्यापार को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इसलिए कांस्य युग की सभ्यताएं मुख्य रूप से नदी घाटियों में विकसित हुई, जहां कृषि उत्पादन अधिक था और राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई जो जितनी भी सभ्यताएं आप देखेंगे कांस्य युगीन सभ्यताएं, वो सारी नदी घाटियों में ही आपको मिलेगी, क्योंकि इन सारी कांसों का उपयोग जो होता था वो कहाँ होता था, कृषि उत्पादन में होता था या राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में होता था। तो इसलिए जितनी भी सभ्यताओं, कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास हुआ वो कहाँ हुआ, नदी घाटियों पर ही हुआ। शहर और तकनीक कौशल का विकास, तो शहर तकनीकी और उत्पादन के केंद्र बन गए। राजा के महल और मंदिर सबसे बड़े स्थापत्य और धार्मिक केंद्र थे। ठीक है, उस समय अगर आप देखेंगे शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे राजा, और शक्ति प्रदर्शन के लिए वो क्या करते थे भाई, एक तो अपने राजनीतिक केंद्रों का सहारा लेते थे या धार्मिक स्थलों का सहारा लेते थे। तो इस समय आप देखेंगे इन क्षेत्रों में स्थापत्य कला जो है वो तेजी से विकसित हुई। इन स्थानों पर सबसे कुशल कारीगर काम करते थे जो महल से जुड़े होते थे। ठीक है ना, तो कुशल कारीगरों को रखा जाता था और महल से जुड़े लोग होते थे ये, ठीक है ना, महलों का काम करते थे। अभिजात वर्ग इन वस्तुओं का प्रमुख उपभोक्ता था, इसलिए अर्थव्यवस्था कुलीन केंद्रित बन गई। तो भाई ये जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती थी, ये नॉर्मल सी बात भाई, जिसके पास पैसा थी, पावर थी, वही इस्तेमाल किया करते थे। तो पूरी की पूरी आप जो कला देखेंगे, जो अर्थव्यवस्था देखेंगे, वो किस पे आधारित हो गई, कुलीन केंद्रित, यानी जिसके पास पैसा था, पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उनके कंट्रोल में जो है वो आने लगी। व्यापार, बाट माप और लेन देन प्रणाली, ठीक है, क्योंकि व्यापार काफी ज्यादा इस समय विकसित हो चुका था, तो लेन देन की प्रक्रिया के लिए भाई एक पैमाने सेट करने पड़ते थे, ठीक है ना, माप की चीजें रखी जाती थी। तो बाट माप और लेन देन की प्रणाली इस समय विकसित हुई। तो लंबी दूरी के व्यापार को राज्य द्वारा नियंत्रित किया गया कि भाई पूरी जो भी व्यापार संबंधित चीजें हैं सारा किस कौन कंट्रोल करेगा, राज्य करेगा। मानकृत बाट और माप विकसित हुए, यह आर्थिक संगठन का संकेत है। तो भाई बाट और माप यानी जो लेन देन होगा वो किस प्रक्रिया द्वारा होगा, किस मात्रा में होगा, ये सारा कंट्रोल किसने करना शुरू किया, राज्य ने करना शुरू किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, आर्थिक संगठन बनाए और हर एक जो भी वस्तु थी उसके एक मानक तैयार किए। व्यापार अक्सर दूतों द्वारा होता था जो विशेष वस्तुओं के उपहार में लेकर आते थे। तो व्यापार भाई किसके द्वारा होता था, दूतों द्वारा, यानी एक क्षेत्र से अगर आप दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने जा रहे हैं तो उसके लिए दूत भेजने पड़ते थे भाई, जो राजाओं से संपर्क करते थे, ठीक है, उनसे आग्रह करते थे। तो उसके लिए क्या करना था भाई, राजा को अपने कंट्रोल में लाने के लिए उपहार देना पड़ता था, ठीक है, जिससे व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके।
कुछ मामलों में युद्ध की लूट भी कांस्य वस्तुओं के स्रोत रही। तो कई जगह भाई जब ये चीज मामले अच्छे से नहीं हो पाते थे तो फिर एक ही तरीका बचता था संसाधनों को लेने का, वो था लूट। तो कई बार आप देखेंगे युद्ध और लूट भी जो था इन संसाधनों को प्राप्त करने के तरीके बने। सांस्कृतिक विविधता, यद्यपि कांस्य औजार और हथियारों में समानता थी, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, दफन संस्कार और स्थानीय कला रूपों में स्पष्ट भिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो भाई कांस्य औजार और हथियार तो आपको समान दिखाई देते हैं, लेकिन जो बनाने की तकनीक थी, ठीक है ना, वो आपको अलग तरह से दिखाई देती है और कुछ जगह सेम भी दिखाई देती है, ठीक है ना। वो अपने स्थानीय स्तर और संस्कृति के आधार पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि हर क्षेत्र की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान थी, भले ही तकनीक एक जैसी हो। तो बनाने का तरीका एक जैसा होता था, लेकिन आप देखेंगे उनका जो पैटर्न होता था वो अलग होता था। बेशक धातु के बर्तन ही बनाए जा रहे हैं, बर्तन एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उस बर्तन को बनाने के तरीके जो थे आप अलग अलग तरीके से देखेंगे, उनमें कलाकृतियां जो है वो अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो सांस्कृतिक विविधता भी आपको देखने को मिलती है इस समय। अब देखते हैं कि धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद, यानी धातु प्रौद्योगिकी को लेकर क्या वाद विवाद रहे हैं इतिहासकारों में। तो कांस्य युग में धातु कर्म के विकास ने समाज में बड़ा परिवर्तन लाया। इस समय लोगों ने नई तकनीकी कौशल सीखे और उनका प्रसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक हुआ। तो कांस्य युग में आप देखते हैं भाई धातु कर्म का विकास हुआ था, नई नई प्रौद्योगिकी और तकनीकें आ रही थी और इनका विस्तार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक हो रहा था, ठीक है। तो तकनीकी परिवर्तन इस टाइम आपको देखने को मिलता है। तो सेरिन रत्नाकर के अनुसार प्रौद्योगिकी केवल औजार नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक घटक है, ठीक है। ये कहना गलत होगा कि भाई उस समय जो परिवर्तन आया वो प्रौद्योगिक तौर पर आया, वो केवल औजार के बनावट में ही आया, ठीक है। इस समय आप देखेंगे प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन आ रहा था वो सांस्कृतिक घटक के रूप में भी आ गया था, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे मनुष्य और उसके वातावरण में भी बहुत सारे परिवर्तन आए, जिसमें संपर्क स्थापित करके मनुष्य ने जो है विकास किया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे भाई आश्रयों का निर्माण हुआ, वस्त्र, भोजन, परिवहन, सूचना आदि। तो इन सब चीजों में भी आप बड़े आधार पर परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। तकनीकों में इन चीजों को शामिल करना भी जरूरी है। मार्क्स का दृष्टिकोण क्या था? तो मार्क्स ने माना कि तकनीकी विकास एक रैखिक प्रक्रिया है, यानी नई तकनीक हमेशा पुरानी से बेहतर होती है, लेकिन बाद में इसे नियात्मक सोच की आलोचना की गई, ठीक है। तो मार्क्स की विचारधारा थी भाई परिवर्तन जो होता है वो रैखिक होता है, जो नई तकनीक आती है वो पुरानी से जो बेहतर होती है, ठीक है। लेकिन अगर आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो तकनीकी परिवर्तन हमेशा सीधी प्रगति नहीं होती, ठीक है। तो आधुनिक जो ज्ञाता लोग हैं या जो आधुनिक इतिहासकार लोग हैं, जो आधुनिक दृष्टि से तकनीक को देखते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई प्रगति कभी सीधी नहीं होती, कभी कभी पुराने और नए तरीके का सहअस्तित्व रहता है, यानी जो भी नए चेंजेस आते हैं उसमें आप नया और पुराना दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम कांस्य युग की धातु वस्तुओं की बात करें तो पत्थर की वस्तुओं से क्या थी, ये अधिक प्रभावी साबित हुई, ठीक है। यानी जो पहले वस्तु जो पहले धातुओं का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो कांस्य युग ने उस चीज को बदला, उससे ज्यादा अच्छा काम करके दिखाया। तो कह सकते हैं भाई कांस्य जो था एक बेहतर चीज थी इस समय पीरियड में, जब आप देखेंगे पुरानी से तुलना करेंगे तो, ठीक है। तो कांस्य धातु क्रम की बात करते हैं तो कांस्य युग में धातु प्रौद्योगिकी का विकास मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियों में से एक था। क्यों? क्योंकि इसने देखिए उपकरण, हथियार, आभूषण बनाने के नए और टिकाऊ तरीके प्रदान किए, ठीक है। तो इस समय आप देखेंगे जो धातु प्रौद्योगिकी आई थी तो उसने जो हमारे हथियार बनते थे, ठीक है ना, जो हमारे उपकरण थे या जो भी हमारे आभूषण बनाने की चीजें थी, उनमें क्या है एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे। क्यों? क्योंकि अब चीजें जो थी वो ज्यादा अच्छी बनने लग गई थी, ठीक है ना, सुदृढ़ बनने लग गई थी, मजबूत बनने लग गई थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, समाज में आप देखेंगे गहरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ भाई, समाज में बहुत सारे आप परिवर्तन देखते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर देखें, आर्थिक तौर पर देखें या सांस्कृतिक तौर पर देखें। तो धातु कर्म की प्रक्रिया की अगर बात करें तो धातु विज्ञान आयस की खोज से लेकर उसे गर्म करने, गलाने और आकार देने की एक जटिल चरण शामिल है, ठीक है। ये नहीं कि भाई सिर्फ आपको क्या है आयस्क मिल गया जो भी धातु है उसका और आप उसको तुरंत बना देंगे, तो उसके पीछे भी जो है एक प्रक्रिया होती है और वो बहुत जटिल होती है। तो इसके लिए क्या समझना पड़ेगा आपको, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा। पहले तो भाई उसको कैसे लेकर आया जाए और फिर उसको कैसे बनाया जाए, ठीक है। यह केवल एक तकनीकी कौशल नहीं था बल्कि ज्ञान और अनुक्रमित कार्य प्रणाली पर आधारित प्रक्रिया थी, ठीक है। तो ये नहीं कि भाई कि सिर्फ तकनीकी कौशल से इसको बदला जा सकता था, इसको बहुत डीपली चीजों को सोचना था और उसके बाद फिर उसको अप्लाई करना था। तो एक जटिल प्रक्रिया थी ये। तांबे और कांसे की खोज, तो तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले 7वीं सहस्त्राब्दी में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रमाण आप देखेंगे तुर्की के कैथेनोइक स्थल से मिला था। तो तुर्की में सबसे पहले आप देखेंगे जो तांबे का जो इस्तेमाल हुआ था
तो लौह अयस्क को कोयले के साथ गर्म करके उसमें से शुद्ध तांबा निकालने थे। इस प्रक्रिया को गलना कहते थे। ठीक है, तो जो अयस्क मिलता था, ठीक है, जो लोग अयस्क इकट्ठा करते थे, यानी जहां से अयस्क, कोई भी अगर एक धातु होती है वो अयस्क रूप में मिलती है, ठीक है, तो वो पूरी साफ सुथरी नहीं है। कैसे आपको तांबा मिल जाएगा, उसको जब निकाला जाएगा धरती में से तो अयस्क रूप में मिलता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उसको अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अलग करने के बाद भाई कोयले को गर्म किया जाता था। फिर कोयले के ऊपर जो पात्र रखे थे उसके अंदर उसको रख के पिघलाया जाता था। ठीक है, तो पिघलाने के बाद फिर क्या होता था, तांबा निकलता था। तो बाद में लोगों ने पाया कि अगर तांबे में टीन, ऑर्सेनिक या सीसा मिलाया जाए तो नई धातु बनती है जिसे कांसा कहते हैं। ठीक है, तो बाद में लोगों में ये भी सोचा कि भाई उसमें ऑर्सेनिक या सीसा मिला दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो तांबा है वो कांसा बन जाएगा और उसमें और ज्यादा मजबूती आएगी। तो कांसे तांबे से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। तो इसी कारण कांसा युग में औजार, हथियार और मूर्तियां कांसे से बनने लगी। ठीक है, तो कांसे युग ने क्या किया भाई, जो भी चीजें बनती थी वो चाहे वो औजार हो, हथियार हो या मूर्तियां हो, सब इस समय आप देखेंगे कांसे से बनने लगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मजबूत होती थी। गलाने की तकनीक, तो गलाना यानी आयस को पिघलाने तक गर्म करना होता है ताकि धातु अलग हो सके। तो कोयला कम करने वाले एजेंट होते हैं, ठीक है ना, रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कोयला क्या था भाई, ये काम करता है। ठीक है ना, काम कैसे करता है कि भाई पहले वो क्या करेगा, उस जो भी आपका आयस हुआ उसको गर्म करेगा, तो उसमें से जो भी धातु है उसको वो अलग कर देता है। तो यह तकनीक संभवतः मिट्टी के बर्तनों के भट्टों से विकसित हुई, क्योंकि दोनों को उच्च तापमान पर नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों से इसकी शुरुआत हुई होगी, उस पर पात्र रखा जाता होगा, फिर उसमें धातु रखी जाती है, कोयले से बहुत ज्यादा गर्म किया जाता होगा, तो जिससे धातु जो है वो, जो आयस होता है वो पिघल कर धातु के रूप में कन्वर्ट होता होगा। सामाजिक प्रभाव, तो धातु कर्म सीखना लंबी प्रशिक्षण प्रक्रिया थी, इसमें वर्षों का अभ्यास और कौशल आवश्यक था। ठीक है, तो इसका सामाजिक प्रभाव था भाई, एक लंबा समय लगता था इन सब चीजों को सीखने में। इससे विशेषज्ञ कारीगरों का एक नया वर्ग विकसित हुआ, जिससे समाज में श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन में बदलाव आया। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक नया सामाजिक संगठन उभर कर आता है जो टोटली किसी पे काम करता है, इन्हीं चीजों पर काम करता है। तो इस समय श्रम विभाजन के अंदर एक नया वर्ग भी जो है उभर कर आता है, जो सिर्फ कौन सा काम करता है, धातुओं के ऊपर काम करता है। व्यापार और प्रसार, तो कांस्य युग में लंबी दूरी के व्यापार में जबरदस्त वृद्धि हुई। तो इससे क्या हुआ भाई, जब कांस्य युग आया तो व्यापार जो है बड़ी तेजी से दूर दूर तक फैला। तांबा और टीन का आदान प्रदान अन्य वस्तुओं जैसे मोती, आभूषणों, पेटेंट आदि के साथ होता था। तो ऐसा नहीं सिर्फ तांबा और टीन था उसी का ही आदान प्रदान होता था, अब वस्तुओं का भी जो है इसके साथ आदान प्रदान होने लगा। ठीक है, इससे निश्चित व्यापार मार्ग बने और जिन क्षेत्रों में धातुएं उपलब्ध नहीं थी वहां भी धातुक्रम केंद्र स्थापित हुए। तो अब इससे क्या हो गया भाई, इसकी मांग जो थी बहुत ज्यादा थी, तो दूर दराज इलाकों तक क्या किया, इसका व्यापार बढ़ने लगा। अब उन क्षेत्रों में भी आप देखेंगे ये सारी चीजें बिकने लगी जहां पर वो होते नहीं थे। ठीक है ना, यानी व्यापारिक मार्ग बनने शुरू हुए, और उन क्षेत्रों में जहां पर ये सारे सोर्स उपलब्ध नहीं है, तांबा वगैरह नहीं है, टीन वगैरह नहीं है, वहां पर भी देखेंगे आप ये सारी चीजें बिकने लग जाती हैं, उनसे बनी, कांसे से बनी चीजें बिकने लग जाती हैं। यानी ना होते हुए भी उस क्षेत्र में जो है इन सब चीजों का व्यापार शुरू होता है और धातु क्रम केंद्र जो है वो स्थापित होते हैं। तो इस व्यापार से विचारों, कलात्मक शैलियों और तकनीकों का भी प्रसार हुआ। तो इसमें आप देखेंगे भाई लोगों की विचारों में जो है बदलाव आता है। ठीक है ना, कलात्मक चीजें जो हैं वो बदलती हैं, कलात्मक शैलियों का विकास होता है भाई। तांबे से और टीन को मिला के जो कांसा बनाया गया उससे कौन सी और नई नई चीजें बनाई जा सकती हैं, नई नई कलाओं का प्रदर्शन उस समय शुरू होता है। ठीक है, और नई तकनीकों के द्वारा भी बहुत सारी चीजों का निर्माण शुरू होता है। तो एक नई चीज जो है उस समय आप देखते हैं शुरू होती है। कांसा धातुक्रम का प्रभाव, तो कांस्य युग में धातुक्रम केवल एक तकनीक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इसने समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति सभी को गहराई से प्रभावित किया। तो कांस्य युग ने भाई हर एक क्षेत्र में जो है वो प्रगति करी। तकनीकी प्रभाव, तो कांसा बनाने की तकनीक ने नए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता पैदा करी। तो इस समय आप देखेंगे भाई नया कौशल और ज्ञान उभर कर आता है, इन कौशलों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है प्रसारित किया गया। ठीक है, और धातु गलाने, मिश्र धातु बनाने और सांचे में ढालने जैसी प्रक्रियाओं ने उत्पादन से अधिक संगठित और प्रभावी बना दिया। तो भाई पहले मिश्र धातु बनाई जाएगी, यानी क्या था, पहले भाई कांसा बनाया जाएगा, फिर उसके सांचे बनाए जाएंगे, फिर उससे औजार और हथियार बनाए जाएंगे। तो इसके लिए भाई बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। ठीक है ना, तो एक संगठित समाज की भी इस समय स्थापना होती है इस प्रक्रिया द्वारा। तो इससे औजार और हथियार का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, लोग संगठित हो गए, एक पूरा वर्ग इसमें काम करने लग गया, तो ज्यादा से ज्यादा औजार और हथियार जो है बनने लगे, तो उत्पादन ज्यादा होने लग गया। तो सामाजिक प्रभाव क्या रहा, तो लंबे प्रशिक्षण की जरूरत के कारण विशेषज्ञ कारीगरों का एक नया वर्ग उभर कर आता है।
इस वर्ग ने समाज में श्रम विभाजन को बढ़ावा दिया, तो श्रम विभाजन आ जाता है। धातु से बनी वस्तुएं विशेषकर कांस्य, सोना और चांदी सामाजिक प्रतिष्ठा का अब क्या बनती है? केंद्र, क्योंकि भाई ये बहुत सुंदर और प्रभावी दिखती थी, तो ये प्रतिष्ठा का भी केंद्र बनने लगी। अभिजात वर्ग ने धातु वस्तुओं को धन, शक्ति और असमानता दिखाने के साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो जिनके पास ये सारी चीजें हैं तो भाई वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, ठीक है, और उनके और वो क्या है, वो एक क्षेत्र में विशिष्ट है, यानी उनका रुतबा ज्यादा है, तो लोग क्या होते थे और ज्यादा इस पे प्रभावित होते थे। आर्थिक प्रभाव, कांस्य निर्माण के लिए कच्चा माल, तांबा और टीन की मांग बढ़ गई, ठीक है, इससे व्यापार मार्गों का विकास हुआ, लंबी दूरी वाणिज्य बढ़ा, जिन क्षेत्रों में धातुएं नहीं थी वहां भी धातु कर्म केंद्र बने, उत्पादन और वितरण से स्थायी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में भी भाई कांसे का लेन देन होने लग गया, जहां पर कांसा नहीं बनता था, तो वो क्या बन गया, एक व्यापारिक केंद्र बनकर उभरे, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया और ज्यादा होने लगी, लोगों को काम ज्यादा मिलने लगा, तो श्रम विभाजन भी जो बटा और व्यापार और वाणिज्य भी जो है काफी प्रभावित हुआ। तो आर्थिक व्यवस्था जो थी वो ज्यादा सुदृढ़ हुई, किसकी वजह से? कांसे की वजह से। राजनीतिक प्रभाव, धातु कर्म और व्यापार के संगठन के लिए राज्य और शासक वर्ग का उदय हुआ। तो भाई इस पूरी व्यापारिक प्रक्रिया और संगठन को संभालने के लिए एक राजा और एक शासक वर्ग चाहिए था, तो उसने उसको पूरा कंट्रोल किया। धातु संसाधनों का नियंत्रण और व्यापार राजनीतिक केंद्रीकरण बन गया। तो अब भाई जो भी व्यापार होगा वो पूरा नियंत्रित होगा किसके? राजा के अंडर में, ठीक है। तांबे को तरल रूप में ढालने की तकनीक, समान मिट्टी के सांचे के उत्पादन आसान बनाया, जिससे शहरी कार्यशालाएं स्थापित हुई। तो भाई तो मिट्टियों के सांचे बनाए जाते थे, उसके आधार पर ही धातुओं का निर्माण किया जाता था, औजारों का निर्माण किया जाता था। तो ये भी एक नई प्रक्रिया उस समय आप देखते हैं उभर कर आती है। तो जिससे क्या होता है भाई, शहरी कार्यशालाएं बनती है, तो जो भी उत्पादन होता था उसको बनाने के लिए एक शहर की जरूरत होती थी, और वहां पर ये सारे जो कार्यालय जो थे वो बनाए जाते थे। इस प्रकार धातु प्रौद्योगिकी, व्यापार और राज्य संगठन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो भाई जो धातु प्रौद्योगिकी यानी जहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे व्यापार हो रहा है, वो सारा किसके कंट्रोल में आ गया? राजा के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। तो राजनीतिक प्रभाव जो था इस क्षेत्र में काफी बढ़ा। पतन, अब राज्य संरचनाएं कमजोर हो गई। अब पतन क्या हुआ, जब भाई ये धातुएं धीरे धीरे मिलनी कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि राज्य संरचनाएं जो थोड़ी कमजोर होती हैं, ठीक है ना, धातु उद्योग और तकनीक प्रगति भी घटने लग जाती है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि तकनीकी विकास केवल ज्ञान पर नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पर भी निर्भर रहता है, ठीक है। तो जब भाई राज्य कमजोर पड़ता है, ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी व्यवस्था जो होती है वो खत्म हो जाती है, और एक जो पूरी संस्कृति चली आ रही है, सभ्यता चली आ रही है, वो भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं भाई, जो एक पूरी सभ्यता पनपती है धातु के ऊपर, अगर उसमें प्रशासक वर्ग अगर सही से उसको संभाल नहीं पाता है, तो पूरी व्यवस्था जो है वो पतन की तरफ भी चली जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये यूनिट हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।